जिस दिन आर्मी वाला कज़न अपने साथी की बेटी को लेकर घर आया, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे उससे प्यार हो जाएगा। और तो और, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी सीक्रेटली उसे पसंद करता था। पिछले जन्म में उसी फ्रेंड के उकसाने पर मैंने एंट्रेंस एग्जाम से आधा घंटा पहले उसे कन्फेस कर दिया, पर उसने बड़ी ठंडक से मना कर दिया। नतीजा ये हुआ कि मैं अपसेट हो गया, एग्जाम खराब गया और पेरेंट्स ने मुझे घर से निकाल दिया। और वो फ्रेंड जो बरसों से अच्छे इंसान का मास्क पहने था, उसने उसी लड़की से शादी कर ली। जब आँख खुली तो मैं फिर से जी उठा। हाँ, मैंने पहले वाला कन्फेशन वाला मिस्टेक फिर कर दिया। पर एग्जाम शुरू होने में अभी भी आधा घंटा बचा है। इस बार मैं प्यार के चक्कर में तकलीफ नहीं उठाऊंगा। पिछले जन्म के एग्जाम पेपर्स याद हैं और फ्यूचर की मेमोरीज भी हैं मेरे पास। तो इस बार सिर्फ मेहनत से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर आराम से अपनी लाइफ जीनी है। एग्जाम शुरू होने में आधा घंटा बचा है, अभी अच्छे से प्रिपरेशन कर। 2 महीने बाद साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। मैंने पलट कर देखा, सामने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन खड़ा था। बाइलिंग बिंग, ठंडा सा चेहरा, चौड़े कंधे, लंबी लेग्स, हर किसी की नज़र खींचने वाला। जब मैं चुप रहा, उसकी आईब्रोज टाइट हो गई। तभी मुझे होश आया। पेन उठाया, बहन टाइम हो गया, मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ। भाई लिंगबिंग को यकीन नहीं हुआ कि जो भाई हमेशा उससे चिपका रहता था, वो इतना रिलैक्स्ड होकर जा सकता है। मैंने उसकी नज़रों की परवाह किए बिना घर से भागकर टैक्सी ली और एग्जाम सेंटर निकल गया। इस बार मैं बाई लिंगबिंग के पीछे नहीं भागना चाहता, पूरी लाइफ यूं ही भटकते नहीं गुजारनी। इस बार मुझे चांस को कसकर पकड़ना है, अच्छे से एग्जाम देना है, कामयाब होना है, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, फिर दूर कहीं जाकर नई नई जगह देखनी है। एग्जाम खत्म होने के बाद मैं टालना चाहता था, पर एक नाइक ने रास्ता रोक लिया। ये फान कॉमरेड, सुना है कल आपने कन्फेस किया, आज एग्जाम पर उसका असर पड़ा क्या? मैं जवाब देता उससे पहले भीड़ में से एक लाइवली सी फिगर निकल आई। सफ़ेद शर्ट और छोटे बालों वाला जी बोला, तुम लोग मत पूछो, ये फान एग्जाम से एक दिन पहले कन्फेस करके रिजेक्ट हो गया। मूड बहुत ख़राब है इसका। जाना पहचाना ये आवाज़ कानों में पड़ते ही वो सारी बुरी मेमोरीज फिर दिमाग में उड़ आईं। पिछले जन्म में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब इसी अच्छे दोस्त की देन थी। मुझे कन्फेस करने के लिए उकसाने वाला भी जीबोदा था, सीक्रेट बाहर निकालने वाला भी जीबोदा था, और पेरेंट्स से मुझे घर से निकलवाने वाला भी जीबोदा ही था। बाद में जब मैंने देखा जीबोदा प्राउड फेस लेकर बाई लिंगबिंग के बगल में खड़ा है, तब समझ आया, और मेरी वो बुरी लाइफ असल में जीबोदा की लव स्टोरी का रास्ता साफ करने के लिए ही थी। सब कुछ फिर से शुरू होने पर मैंने बोलने जा रहे जीबोदा को हटाया और जर्नलिस्ट का सामना रिलैक्स्ड होकर किया। किसी को पसंद करना गलत नहीं, कन्फेस करना भी गलत नहीं, पर इन बातों से मेरा एग्जाम प्रभावित नहीं होगा। मुझे यकीन है मैं अचीव करूंगा। थैंक्स। सूरज ढलते वक्त उसकी रोशनी मुझ पर पड़ी। मेरा शैडो, मेरी बैक व्यू कल से भी सीधी थी। मैं घर की तरफ चल दिया, वो जगह जिसे मैं पिछले जन्म में आधी रातों में सपने में देखकर वापस जाना चाहता था। ये फान वापस आ गया। अचानक एक जानी पहचानी प्यार भरी आवाज़ गूंजी। मैंने सिर उठाया तो देखा पापा उसी बड़े पेड़ के नीचे खड़े थे जहां बचपन में मुझे स्कूल से लेने आते थे। ये पापा ने बेटे को देखकर एक पल हिचकिचाहट के साथ पूछा, कल तूने लिनबिन से जो कहा था? पापा ने सब सुन ली। मैं एक पल के लिए ठिठक गया। पापा की आंखों में चिंता देखकर मेरे दिल में एक टाइटनेस आई। पिछले जन्म में जब मैंने बाई लिंगबिन को कॉन्स किया था, तब सबने मुझे ब्लेम किया। पेरेंट्स भी गॉसिप के बवंडर में फंस गए थे। रातों रात बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर थकान छा गई थी। आगे चलते पापा को देखकर मैं दौड़कर उनके पास गया, उनकी बाह पकड़ी। पापा, गलती मेरी थी, मैंने डिपेंडेंसी को लव समझ लिया था। आगे से मैं बाई लिंगबिन को सिर्फ अपनी बहन ही मानूंगा। पापा के चेहरे पर टेंशन कम हो गई। हम दोनों घर के अंदर आए। दरवाजा खोला तो देखा बाई लिंगिंग वहीं दरवाजे पर खड़ी थी। पापा ने मेरी शोल्डर थपथपाई और अंदर चले गए। सूरज की तिरछी रोशनी उसके ठंडे से चेहरे पर पड़ रही थी। हम दोनों की नजरें टकराईं। देर तक कुछ नहीं बोले। मेरा दिमाग कंफ्यूज हो गया था। सॉरी, इसे दिल पर मत लेना, आगे से हम हमेशा के लिए एक फैमिली हैं। बाई लिंगबिंग मेरी सहज सी एक्सप्लेनेशन सुनकर अंदर से थोड़ा गुस्सा महसूस कर रही थी। कल तक तो मेरा हाथ पकड़कर कॉन्फेस कर रहा था, रातों रात एटीट्यूड पूरा बदल गया। क्या मैंने सच में वो गलत फीलिंग छोड़ दी, या ये सिर्फ मेरा स्ट्रैटेजी है? बाई लिंगबिंग ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तू ऐसा सोचता है तो अच्छा है। एग्जाम जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है, ध्यान सही जगह लगाना चाहिए। मैं हंसते हुए सिर हिलाता रहा। बाई लिंग बिंग ने रूम से एक कॉलेज ब्रोशर निकालकर मुझे दिया। बोली, हर साल साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी का कट ऑफ बढ़ता है, तुझे पूरी मेहनत करनी होगी अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए। जब मैंने साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोस्टर हाथ में देखा, तो मेरे चेहरे की मुस्कान, मैं पूरी तरह बाई लिंगबिंग के पीछे भागने में डूबा हुआ था, इसलिए नेचुरली उसके मिलिट्री बेस के सबसे पास वाला साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी चुना था। बाद में ना वो मिला, उल्टा मुझे भयंकर तकलीफ भरी लाइफ जीनी पड़ी। इतनी मुश्किल से दोबारा चांस मिला है। इस बार मैं पूरे विश्वास से अपनी पसंद का किंग बे यूनिवर्सिटी चुनूंगा। अपनी पसंद की लैंग्वेज स्टडी पढ़ूंगा, अलग अलग कल्चर समझूंगा, हर एक कम्युनिटी की ट्रेडिशंस जानूंगा, फिर उन्हें किताबों में लिखकर ज़्यादा लोगों तक चाइना की पहचान पहुंचाऊंगा, ताकि लोग चाइना को समझें, पसंद करें। मैंने बाई लिंगबिंग को रूम में जाते हुए देखा, और चॉइस बदलने की बात कहने कम नहीं हुआ। खैर, आगे तो सबकी अपनी अपनी लाइफ है, फिलहाल कुछ नहीं कहता। मैं ब्रोशर लेकर रूम में गया, रेडियो ऑन किया, अपने पसंदीदा सब्जेक्ट में पढ़ाई शुरू कर दी। डिनर टाइम पर ही बाहर आया। पूरा फैमिली एक साथ लंबे टाइम बाद, जैसे कोई बेसहारा गरीब की तरह इधर उधर भटकना, यही तो था जो मैंने पिछले जन्म में तरस कर चाहा था। ये सोचकर मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, ध्यान भटक गया। ये फान क्या सोच रहा है, खाना अच्छा नहीं लगा? मम्मी ने अंडे का एक टुकड़ा मेरी प्लेट में रखते चिंता से पूछा। मैंने सिर हिलाया,
हल्के से मुस्कुराकर बोला, नहीं बहुत अच्छा है। मम्मी अचानक खुश हो गई। अच्छा है, तू साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी जाएगा तो तेरी बहन भी वहीं आर्मी में पोस्टेड है, अच्छे से ख्याल रख ली। मेरी चॉपस्टिक पकड़ी हाथ रुक गई। मम्मी को नोटिस नहीं हुआ, बोलती रही, मैं और तेरे पापा भी उम्र में बड़े हो रहे हैं, तू कॉलेज जाएगा तो पढ़ाई की वजह से रोज घर नहीं आ पाएगा, तेरी बहन वहां होगी तो हमें टेंशन नहीं होगी। शब्द गले में अटक गए, फिर भी कह नहीं पाया। इस वेकेशन के बाद मैं 18 साल का हो जाऊंगा, मैं खुद अपना ख्याल रख लूंगा, आप दोनों वरी मत करना। खाना खत्म करके मैं उठा, पर मुझे जल्दी नहाकर अर्ली सोने भेज दिया गया। बाल पोंछते हुए बाथरूम से बाहर निकला तो अचानक कोर्टयार्ड में एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। बाई लिंगबिंग फ्लैट सी वॉइस में बोली, पहले खाते वक्त तो कुछ कहना चाहता था लगता है। मैंने बाल पोंछना रोक दिया। पिछले जन्म में मैं छोटी पूछ की तरह हमेशा बाई लिंगबिंग के पीछे भागता था, जबकि बाई लिंगबिंग पूरी तरह आर्मी में मशगूल थी, सिर्फ अच्छा सोल्जर बनकर डिसीज चाचा की ड्यूटी निभाना चाहती थी, मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देती थी। नहीं सोचा था इस बार मेरा बिहेवियर इतना ध्यान से नोटिस करेगी। मैं हल्के से मुस्कुराया, कुछ नहीं, बस घर छोड़ने की सोचकर थोड़ा उदास हो गया था। चांदनी में बाई लिंगबिंग मुझसे एक सिर्फ छोटे लड़के को देखकर सोचने लगी। न जाने क्यों उसे लगा जैसे मैं अब स्पष्ट नजर नहीं आता, कुछ बदल गया लगता है। मेरे टीचर ने एक बार कहा था, कॉलेज जाने के बाद अपनी जगह में सिर्फ ऋतुएं बदलती है, सर्दी गर्मी, बड़े होते हुए घर आना कम होता जाता है। दोनों चुप रहे, बीच में साइलेंस छा गई। तभी मम्मी किचन से आई। लिनबिन आज मैच मेकर मुझसे मिलने आई थी, बोल रही थी तेरे और जीवोदा वाले लड़के का रिश्ता देखें, जब तक आर्मी नहीं गई है क्यों ना पहले उसे देख लें। बाई लिंगबिंग एक पल के लिए ठिठकी, फिर सिर हिलाकर बोली, ठीक है जैसा भी आप डिसाइड करें। मम्मी खुश होकर बोली, अच्छा मैं अभी मैच मेकर को रिप्लाई देती हूँ, अगले 2 दिन तेरा और बोदा का मीटिंग अरेंज करती हूँ। वो लड़का ठीक ठाक ही है, अच्छा रहेगा तो जब तू आर्मी जाएगी वहाँ किसी का सहारा भी होगा तेरी लाइफ संभालने के लिए। मम्मी चली गई तो मैंने देखा बाई लिंगबिंग भी जाने वाली थी। पिछले जन्म में जिबोदा का असली चेहरा याद करके मैंने रोका, बहन जिबोदा उतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है, कल जब तू उससे मिलने जाए थोड़ा सावधान रहना। बाई लिंगबिंग हंसकर मॉकिंग टोन में बोली, ये फान तू सच में बदल गया है, बोदा तेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तुझे उसे इस तरह बदनाम नहीं करना चाहिए। बाई लिंगबिंग का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। मैं वहीं खड़ा रहा। पिछले जन्म में मुझे कैसे नहीं दिखा कि बाई लिंगबिंग जीबोदा की इतनी तरफ डरी करती थी। दिल में हल्की सी बेबसी हुई, लगता है मैं बेकार में परेशान हो रहा था। खैर, आगे बाई लिंगबिंग के पास कौन रहेगा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं अपने रूम वापस गया, लाइट बंद करके सो गया। एडमिट कार्ड और पेन पेपर लेकर एग्जाम सेंटर पहुंचा। पेपर मिलते ही मेरे टेंशन भरे चेहरे पर हल्की राहत आई। कल रात मैंने कुछ टॉपिक्स गेस किए थे और लक से सही निकले। इस बार मैं ज़रूर अच्छा परफॉर्म करके अच्छा रिजल्ट ला सकता हूँ। मैं कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ मन लगाकर पेपर सॉल्व करने लगा। टाइम धीरे धीरे बीता। आखिरी बेल बजी, सारे सब्जेक्ट्स खत्म हो गए। 10-12 साल की पढ़ी हुई किताबें, अटेंड की हुई क्लासेस, गुजरा हुआ टाइम, सब कुछ इन कुछ पेपर्स में सिमट कर खत्म हो गया। मैं एग्जाम सेंटर से बाहर आया, स्ट्रेच किया, पूरा रिलैक्स फील हुआ, अच्छे मूड में विलेज लौटा। गांव के एंट्रेंस पर पहुंचते ही देखा, सब लोग अजीब नजरों से मुझे घूर रहे थे। 2 कदम चला ही था कि वही बुरी बातें, अपनी ही बहन को प्रपोज करना। ऐसा गंदा इंसान कौन सा कॉलेज लेगा भला, यही फैमिली में ऐसी बेशर्मी वाला बंदा आया। एंसेस्टर्स की कब्र गलत जगह गाड़ी गई होगी शायद। हमारा बेटा होता तो मार ही डालते इसे। कुछ लोगों की चमड़ी इतनी मोटी होती है कि पूरे फेंगयांग विलेज की इज्जत उछाल दी, फिर भी यही रहने की हिम्मत। ये सब सुनकर मुझे लगा जैसे बर्फ के कुएं में गिर गया। मुझे लगा फिर से पिछले जन्म वाला बुरा सपना शुरू हो गया। पिछले जन्म में एक ही रात में पूरे विलेज को पता चल गया था। मैंने बाई लिंगबिंग को कन्फेस किया, तब मेरा दिमाग खाली हो गया था, शर्म से खड़ा नहीं हो पा रहा था। जब एक्सप्लेन करने की कोशिश की तब तक बहुत देर हो चुकी थी, किसी ने सुनना ही नहीं चाहा। आखिर में पेरेंट्स को भी ब्लेम सुनना पड़ा। बच्चे की गलती पेरेंट्स का दोष होती है। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, पलटकर सीना तान कर, सब लोग सुन लो, मेरा बाई लिंगबिंग का कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, इसमें कोई एथिक्स खराब होने वाली बात नहीं है, किसी को पसंद करना गलत नहीं होता। बस मैं उम्र में छोटा था, तब डिपेंडेंसी और फीलिंग में फ़र्क नहीं समझ पाया था। अभी मुझे साफ समझ आ गया है, आगे बाई लिंगबिंग जिससे भी शादी करे मैं दिल से खुश रहूंगा, और अगर पीछे बकवास फैलाई तो डेफिनेशन का केस भी कर सकता हूँ। पिछले जन्म से मुझे अच्छे से पता है रूमर्स फैलते फैलते और गंदे हो जाते हैं, भागने से बात और बिगड़ती है। इस बार मैं भागूंगा नहीं। मेरी टाइट बातें सुनकर सब चुप हो गए। मैं आराम से चलते हुए घर पहुंचा। दरवाज़ा खोला तो देखा मम्मी किचन से खाना लेकर आ रही थी। बन गया, बहन आएगी तभी साथ खाएंगे। बेटा, तू अभी अभी काम शुरू किया है, पैसे सेव करने चाहिए। मुझे इतनी ज़रूरत नहीं मम्मी। मैं उनकी बातचीत सुनते हुए चुप रहा, बस अपना पसंदीदा ब्रेस्ट पोर्क खाता रहा। खाना खत्म करके मैं अपने रूम में वापस गया। रूम में घुसते ही सामने टेबल पर मेरी और बाई लिंगबिंग की फोटो रखी थी। मैं टेबल के पास गया, फ्रेम में हंसते हुए दोनों की फोटो देखी, पुरानी यादें उमड़ आईं। जब से बाई लिंगबिंग घर आई थी वो हमेशा मुझसे अच्छा बिहेवियर करती थी। 10 साल की उम्र में मुझे बारिश में भीगकर बुखार हो गया था। बाई लिंगबिंग ने गीले तौलिए से मेरा फीवर उतारा था, पूरी रात मेरे पास बैठी रही। 12 साल की उम्र में जब सीनियर स्टूडेंट्स ने मुझे बुली किया था, बाई लिंगबिंग बिना कुछ सोचे मेरे लिए खड़ी हो गई थी। टॉप स्टूडेंट होते हुए भी उसे पहली बार मेरे लिए वार्निंग मिली। 15 साल की उम्र में खेलते खेलते पीछे के पहाड़ पर रास्ता, बाई लिंगबिंग आर्मी चली गई। हमारा रिश्ता धीरे धीरे दूर होता गया, और अब बाई लिंगबिंग शादी करने वाली है, नई फैमिली शुरू करने वाली है, मैं भी कॉलेज जाने वाला हूँ। ये यादें आखिर धीरे धीरे धुंधली हो जाएंगी।
मैंने अपनी उमड़ती फील्स को दबाया, कबर्ड से एक बॉक्स निकाला, बाई लिंगबिंग से जुड़ी सारी चीज़ें उसमें रख दी। दोनों की फ़ोटो, उसका दिया हुआ खूबसूरत पेंसिल बॉक्स, बचपन के टॉयज़ वगैरह, सब कुछ पैक करके एक तरफ रख दिया। अगले दिन फेंकने का सोचकर अगले दिन उठकर बॉक्स उठाकर बाहर निकला ही था कि सामने वाला दरवाज़ा भी खुल गया। देखा, बाई लिंगबिंग ने हमेशा वाली मिलिट्री यूनिफॉर्म की जगह बिल्कुल नई गुलाबी ड्रेस पहनी हुई थी। उसने मेरे हाथ में बॉक्स देखा। ऑर्फनेज के बच्चों को डोनेट करने वाला हूँ, मैंने शांति से जवाब दिया। बाई लिंगबिंग ने सिर हिलाया, ज़्यादा नहीं पूछा, चुपचाप बाहर की तरफ चल दी। दरवाजे पर पहुंचकर पलटकर बस इतना बोली, मम्मी को बता देना मैं डिनर पर नहीं आऊंगी। वो कोर्टयार्ड से निकल गई। मैंने बॉक्स में सबसे ऊपर रखी हमारी कंबाइंड फोटो देखी। हल्की सी मुस्कान आई। बाई लिंगबिंग को कितनी परवाह नहीं थी कि उसने नोटिस ही नहीं किया ये फोटो। हमारी सिर्फ एक ही कंबाइंड फोटो थी। थोड़ी देर बाद मैं रोड पर गया, बॉक्स में रखी सारी चीज़ें कूड़ेदान में फेंक दी। ब्रेकफास्ट के बाद मैं शॉपिंग के लिए टाउन चला गया, कॉलेज के लिए ज़रूरी चीज़ें लेने। नॉर्थ से साउथ तक कई बुक स्टोर्स घूमे। आखिर में किंगबे यूनिवर्सिटी की डिटेल्स वाली किताब मिली। आखिर में मेडिकल शॉप से गुजरते हुए याद आया, कल रात मम्मी को थोड़ी खांसी थी। अंदर जाकर कफ सिरप और मेडिसिन खरीदी। हाथों में सामान लेकर वापसी के लिए राइड लेने ही वाला था कि एक वॉच शॉप से सेल्स गर्ल की खुश आवाज़ आई, अरे ये वॉच आपके हस्बैंड पर बहुत सूट करेगी, आपकी वाइफ की चॉइस बहुत अच्छी है। मैं अनजाने में अंदर झांका तो देखा बाई लिंगबिंग और जीबोदा की फिगर्स दिख गईं। और फिर देखा बाई लिंगबिंग ने जीबोदा का हाथ पकड़कर एक खूबसूरत वॉच उसकी कलाई पर पहना दी। पूरी तरह लेट गो करने की इस पल मुझे यही चार शब्द दिल में महसूस हुए। मैंने ये सब देखा, फिर भी दिल में कोई हलचल नहीं हुई। मैंने नजरें फेर ली, दोबारा देखा तो जीबोदा बाई लिंगबिंग का हाथ पकड़े वॉच शॉप से बाहर निकल रहा था। ये फान, कैसा कोइंसिडेंस, मैंने ठंडे से जवाब दिया। हाँ, कुछ सामान लेने आया था। जीबोदा के चेहरे पर एक गर्व की मुस्कान थी। आगे बोला, मैं और लिंगबिंग की मैच मेकिंग सफल हो गई, जल्दी ही शादी होने वाली है, तुझे बुरा तो नहीं लगेगा ना। ये कहते वक्त वो बार बार अपनी हैंड दिखाकर वॉच, तो उनका किसी भी मैटर से मेरा कोई लेना देना नहीं। जीबोदा एक पल के लिए हैरान हो गया। ऐसा ठंडा रिएक्शन उसे उम्मीद नहीं था। थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर हंसते हुए साथ वाली गर्ल से बोला, आगे हम फैमिली हैं, लिनबिन तेरा भाई मेरा भी भाई। बाई लिंगबिंग ने जेंटली सिराया। मैं बस मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला। पिछले जन्म का एक्सपीरियंस देखकर मुझे जीबोदा की असली सच्चाई पता चल गई थी। इस जन्म में मैं उससे कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहता, अब उसे फ्रेंड भी नहीं मानूंगा। जीबोदा के चेहरे पर मुस्कान और बढ़ी, ये फान, मैं और लिनबिन कुछ और सामान लेने जा रहे हैं, तू भी चलेगा क्या? मेरा सामान हो गया, पहले जाता हूँ, मैंने बिना सोचे मना कर दिया। राइड लेकर घर चला गया। बाई लिंगबिंग मेरी जाती हुई पीठ देखते हुए चुप रही। आंखों कुछ कॉम्प्लिकेटेड भाव थे। आखिर में कुछ नहीं बोली। घर पहुंचकर मम्मी को कॉफ सिरप और टॉनिक देकर मैं अपने रूम में गया। टेबल पर बैठा बेसब्री से किंगबे यूनिवर्सिटी वाली किताब खोली। उसकी कल्चर और हिस्ट्री से इतना अट्रैक्ट हुआ कि पता ही नहीं चला कब रात हो गई। तभी दरवाज़ा खटखटाया गया। मैं उठकर खोलने गया, देखा बाई लिंगबिंग दरवाजे पर खड़ी थी। तेरे रूम में लाइट जल रही थी, अभी तक क्यों नहीं सोया? मैंने सहज जवाब दिया, सोने जा रहा हूँ। बाई लिंगबिंग मुझे देखकर अचानक आईब्राउज टाइट कर ली। उसे लगा हाल ही में मैं। उसकी नज़र टेबल के एक कोने पर गई जो खाली था। तेरी फोटो फ्रेम कहाँ गई? मैंने पलटकर देखा। झूठ ऑटोमेटिक निकल गया। पहले गलती से टूट गई थी, रिपेयर के लिए दे दी। न जाने क्यों बाई लिंगबिंग ये जवाब सुनकर उसकी चिंता कुछ कम हो गई। अच्छा जल्दी सो जा, गुड नाइट कहकर वो अपने रूम में चली गई। पिछले जन्म में मैं बाई लिंगबिंग के सामने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वो हमेशा पकड़ लेती थी। पर आज मेरा ये कैजुअल झूठ बाई लिंगबिंग पकड़ ही नहीं पाई। मैंने खुद पर हल्की सी हंसी दी, दरवाज़ा बंद करके सोने चला गया। अगले कुछ दिन मैं किताबें पढ़ता रहा, एग्जाम रिजल्ट का वेट करता रहा। रही बाई लिंगबिंग की बात, वो रोज सुबह जल्दी निकलती, रात देर से आती, जीबोदा के साथ। 24 जून को एग्जाम रिजल्ट आने वाला था। मैं सुबह सुबह स्कूल गया अपना रिजल्ट चेक करने। स्कूल गेट पर पहुंचते ही एक सफ़ेद संताना कार रुकी। ये फान, तू भी रिजल्ट देखने आया? मैं टालना चाहता था पर आवाज़ सुनकर पलट कर देखा। कार से एक क्यूट सी हल्की मुस्कान वाली गर्ल उतरी। सोचा तो शायद मेरे क्लासमेट लियू रुयान है। लियू रुयान के घर के लोग अच्छे पोजीशन पर थे, हाई ऑफिशियल फैमिली से। पर हम दोनों की ज़्यादा बात नहीं होती थी, ज़्यादा क्लोज नहीं थे। मैंने पोलाइटली सिर हिलाया। लियू रुयान ने मेरी फॉर्मेलिटी की परवाह नहीं की, फेमिलियर होकर आगे बढ़ी, साथ चलते हैं। हम दोनों साथ टीचर के ऑफिस में गए। रिजल्ट शीट हाथ में आते ही, हालांकि मैंने खुद एस्टिमेट किया था, फिर भी दिल में थोड़ी। रिजल्ट शीट खोली, नज़र सबसे नीचे टोटल स्कोर पर गई। साफ शब्दों में लिखा था, मैंने 689 मार्क्स लाए। मेरी सारी टेंशन आखिरकार दूर हो गई। मैंने किंगबे यूनिवर्सिटी का पिछले साल का कट ऑफ चेक किया था, वो लगभग 670 के आसपास था। इतने मार्क्स से एडमिशन हो जाएगा। मैंने टीचर वांग को थैंक्स कहा, जल्दी घर जाकर पेरेंट्स को ये गुड न्यूज़ देनी थी। पर कार का वेट करता रहा, नहीं आई। अच्छी बात यह हुई कि लियो रुयान ने रास्ते में ही मुझे ड्रॉप कर दिया। घर पहुंचकर कार से उतरते ही देखा बाई लिंगबिंग और जीबोदा हाथ पकड़े कोर्टयार्ड से बाहर आ रहे थे। मैंने जल्दी से नजरें फेर कर लिफ्ट कराने वाले लियू रुयान को थैंक्स कहा। लियू रुयान के चेहरे पर वैसी ही ब्राइट मुस्कान थी। ये फान, अगर सच में थैंक्स कहना है तो कुछ दिन बाद मेरा बर्थडे है, आना। मैं हल्के से मुस्कुराया। जीबोदा ने जोर देकर बोला, ये फान, वो जो अभी थी लियू रुयान थी ना, तुम लोग रिलेशनशिप में हो? वो तो फेमस रिच फैमिली की गर्ल है,
उसके साथ रिलेशनशिप का अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा शायद। मैं कुछ बोलने वाला था कि बाई लिंगबिंग की तत्की आवाज़ आई। बोधा सही कह रहा है, लियू फैमिली जैसा बैकग्राउंड हमारा नहीं है, आगे से उससे कम मिलना जुलना। वैसे भी तू अभी छोटा है, ध्यान रखना, इधर उधर किसी के साथ बाहर घूमना ठीक नहीं। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं तो सिर्फ क्लासमेट की लिफ्ट से घर आया, ये कैसे इधर उधर घूमना बन गया। बाई लिंगबिंग को क्या हक था ये कहने का। मैंने पलटकर उसे देखा, बिना सोचे बोल पड़ा, बहन, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, किससे फ्रेंडशिप करूं ये मेरी अपनी चॉइस है, थोड़ा थक गया हूं, पहले अंदर जाता हूं, कहकर मैं सीधा रूम में चला गया। बाई लिंगबिंग वहीं खड़ी रही, मेरे दरवाजे को घूरती रही। चेहरा थोड़ा भारी था। जब तक जीबोदा ने याद नहीं दिलाया तब उसे होश आया। मैंने बाई लिंगबिंग के रिएक्शन की परवाह नहीं की। शाम को रिजल्ट पेरेंट्स को बता दिया। फिर कॉलेज चॉइस भरने की बारी आई। किसी को शक न हो इसलिए मैंने खास तौर पर वो दिन चुना जब बाई लिंगबिंग घर पर नहीं थी। स्कूल लाइब्रेरी के कंप्यूटर से कॉलेज चॉइस भर दी। कुछ दिन बाद मैं लाइब्रेरी गया किताबें रिटर्न करने। वापसी में मुझे लियो रियान और उसकी कुछ फ्रेंड्स मिली। मैंने सोचा हाथ मिलाकर आगे निकल जाऊंगा, पर लियू रुयान ने अचानक पूछा, ये फान स्केटिंग चलेगा। मैं जवाब देता उससे पहले उसकी फ्रेंड्स ने। इस तरह पूरा ग्रुप टाउन के सबसे बड़े स्केटिंग रिंग पहुंच गया। मुझे जड़ खड़ा देखकर लियू रुयान स्केट्स लेकर आगे आई। पहले कभी नहीं किया? डर मत, मैं सिखाती हूँ। मैंने हाँ में सिर हिलाया। दोनों ने स्केट्स पहनी, रिंग में गए। घूमते घूमते दूसरी तरफ देखा तो बाई लिंगबिंग और जीबोदा भी थे। मुझे थोड़ा हैरानी हुई, बाई लिंगबिंग जैसी सीरियस लड़की जीबोदा के साथ स्केटिंग रिंग आएगी, नहीं सोचा था। मैंने सहज होकर हाथ हिलाया, बहन। बगल में खड़ी लियू रुयान ने भी फ्रेंडली हो इंट्रोड्यूस किया, हेलो, मैं लियू रुयान हूँ। बाई लिंगबिंग ने ठंडी नज़रों से लियू रुयान को देखा। कुछ कहने ही वाली थी कि तभी स्केटिंग रिंक में म्यूजिक बजने लगी। जीबोदा बाई लिंगबिंग को खींचकर अंदर ले गया। बिंग, चल शुरू करें, जल्दी। बाई लिंगबिंग के होठों तक आई बात मजबूरन वापस निकलनी पड़ी। चुपचाप जीबोदा के साथ चली गई। मैं मुस्कुरा उठा। लियू रुयान दूसरी तरफ गई। आखिर पहली बार स्केटिंग कर रहा था तो थोड़ा डर लग रहा था। लियू रुयान ने मेरा हाथ पकड़कर धीरे धीरे चलाया। स्केट करते समय नीज हल्के बेंड रखो, पाथ आर्ट शेप में रखनी है, बस ऐसे ही, यही सही है लियू। रुयान मुझे ले जाते हुए ये टिप्स समझाती रही। मैंने धीरे धीरे टेक्निक सीखी। फिर लियू रुयान से हाथ छुड़वाकर खुद स्केट करने की कोशिश की, पर पता चला मैं खुद को ओवर एस्टिमेट कर बैठा। हाथ छूटते ही 2 स्टेप्स भी नहीं चल पाया। कंट्रोल खोकर सीधा गिरने लगा। अच्छा हुआ लियू रुयान भी। दोनों बॉडी टाइट से एक दूसरे से चिपक गईं। ब्रीदिंग की खुशबू आई। मुझे थोड़ा असहज लगा। उठने ही वाला था कि नजर दूर पड़ी। जीवोदा दोनों हाथों से बाई लिंगबिंग की कमर पकड़कर हल्का सा झुककर उसके होठों को किस कर रहा था, जैसे उस पर टाइम रुक गया हो। चारों तरफ लोगों की तालियां गूंजने लगी। लियू रियान ने मेरा चेहरा देखा, पूछा, क्या डर लगा, रेस्ट ले ले। मैंने सिर हिलाया। दोनों रेस्ट एरिया गए। लियू रियान ड्रिंक्स लेने काउंटर गई। मैं अकेला खड़ा था। तभी एक अजीब एक्सप्रेशन वाली ओवर ड्रेस्ड औरत मेरी तरफ स्केट करते हुए आई। मिस्चीवियस स्माइल के साथ बोली, हैंडसम, अकेले हो, बड़ी बहन से बात करोगे। कहते हुए हाथ बढ़ाने ही वाली थी कि अच्छा हुआ लियू रुयान समय पर आ गई। मुझे पीछे कर लिया। तो क्या कर रही है? वो औरत देखकर मैंने नहीं सोचा था मेरे पैरों तले स्केट स्लिप हो जाएगी। पूरा बैलेंस बिगड़ गया। सीधा लियू रुयान की तरफ चला गया। लियू रुयान ने ऑटोमेटिक हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया। हाथ ऑटोमेटिक मेरी कमर पर आ गया। दोनों पूरी तरह चिपक गए, पिछली बार से भी ज्यादा क्लोज। मुझे उसकी सॉफ्टनेस महसूस हुई। दिल में एक हल्की धड़कन उठी। बैलेंस ठीक करते ही बाई लिंगबिंग की गुस्से भरी आवाज आई, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं और लियू रुयान धीरे धीरे अलग हुए। देखा, बाई लिंगबिंग ठंडी नजरों से मुझे और लियू रुयान को घूर रही थी। ये फान, इतने खुलेआम एक लड़की को गले लगाना, तुझे पता भी है क्या कर रहा है? कोई सीमा है भी या नहीं? घर चल मेरे साथ। अचानक जीबोदा नीचे गिरकर दर्द से चिल्लाया। बाई लिंगबी की नजर तुरंत जीबोदा पर चली गई। झुककर पूछा, क्या हुआ? जीबोदा ने पैर पकड़कर बोला, अभी किसी ने धक्का दे दिया, पैर मुड़ गया शायद। बाई लिंगबिंग ने तुरंत उसकी स्केट उतारी, उसे उठाकर सहारा दिया। मैं तुझे हॉस्पिटल ले जाती हूँ। जाने से पहले बस मुझसे इतना बोला, तू खुद घर जा। मैं वहीं खड़ा रहा। देखा, जीबोदा पलटकर मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। मुझे तुरंत समझ आ गया, जीबोदा ने यह सब जानबूझकर किया था। पर बाई लिंगबिंग को इसका जरा भी अंदाजा नहीं हुआ। मुझे फिर से एक बात पूरी तरह पक्की हो गई। बाई लिंगबिंग के दिल में जीबोदा हमेशा मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एक पल पहले तक मुझे दूसरी लड़की से दूर रहने को कह रही थी, अगले ही पल किसी और के लिए। पूरी बॉडी थकान से टूट रही थी, हिलने का मन ही नहीं था। सोचा बेड पर जाकर आराम कर लूं, पर गलती से टेबल से टकरा गया। टेबल पर रखा पेन होल्डर गिर गया। उसमें से पेपर से बना हुआ एक रोज निकल आया। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। दिल थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ये बी लिंगबिंग ने मेरे लिए बनाया था। तब हमारा रिश्ता बहुत क्लोज था। मैंने कहीं टीवी ड्रामा में देखा था, कोई गर्ल पेपर फ्लावर बनाकर लड़के को देती है, तो मैं जिद करके बाई लिंगबिंग के पीछे पड़ गया था मेरे लिए भी बनाने के लिए। मजबूर होकर बाई लिंगबिंग ने कई ट्यूटोरियल्स देखकर सीखा। आखिर में मेरे लिए ये रोज बनाकर दिया। तब उसने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा था, ले बना दिया। कितना परेशान करता है। उस समय मैंने छोटा सा वो रोज पकड़ा था, दिल में गहरा। बाद में वो रोज खो गया।
मैं बहुत दिन तक उदास रहा। सोचा था भाई लिंक्डइन से फिर से एक बना लूं, पर उसके बाद इतना कुछ हो गया कि मांगने का मौका नहीं मिला। अब फिर से ये रोज़ देखकर मन में कुछ अजीब सी शांति आई। कुछ चीज़ें अगर सबसे ज़्यादा चाहने वाले वक्त पर ना मिले तो फिर उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। मैंने वो पेपर रोज़ उठाया, बिना सोचे समझे कूड़ेदान में फेंक दिया। तभी बाहर से एक आदमी की आवाज़ आई, कोई है? ये फ़ान का घर है यहाँ? यहाँ ये फ़ान है। मैं जल्दी से बाहर निकला, देखा पोस्टमैन बड़ी वाली साइकिल रोककर खड़ा था, हाथ में एक एनवेलप था। मैं ही ये फ़ान हूँ, मेरे लिए है कोई लेटर। पोस्टमैन ने एनवेलप मुझे दे दिया। मैं बेसब्री से खोलकर देखने लगा। मैं अच्छे मूड में आराम से सो गया। आंख खुली तो खाने की खुशबू आ रही थी। पूरा फैमिली खाना खा रहा था। तभी बाई लिंगडिंग भी वापस आई। मम्मी ने पूछा, बोला ठीक है ना, कुछ बड़ी बात तो नहीं? बाई लिंगडिंग ने नॉर्मल जवाब दिया, ठीक है, बस हल्का सा मुड़ गया था। मैं उसे घर छोड़ आई। ये सुनकर मैं चुपचाप खाना खाता रहा, कुछ नहीं बोला। तभी बाई लिंगडिंग फिर बोली, पापा मम्मी, आर्मी से लेटर आया है, मुझे जल्दी वेकेशन खत्म करके वापस जाना पड़ेगा। मैं कल ही निकल रही हूँ। पापा मम्मी को थोड़ी हैरानी हुई, पर उन्होंने सपोर्ट करते हुए सिर हिलाया। पापा ने सबसे पहले कहा, अगर आर्मी का ऑर्डर है तो देर मत कर, खाना खाकर जल्दी लगेज पैक कर। मम्मी को थोड़ा अफसोस हुआ, पर तेरा और बोदा वाला। बाई लिंगडिंग ने न जाने क्यों ऑटोमेटिक मेरी तरफ देखा। मुझे बिना किसी रिएक्शन के चुपचाप खाना खाते देखकर उसे अंदर से थोड़ी अजीब सी बेचैनी हुई। उसे पोस्टपोन कर देते हैं, साल के आखिर में कर लेंगे, ज़्यादा देर नहीं होगी। पापा मम्मी ने सोचकर सिर हिलाया, अग्री हो गए। बाई लिंगबिंग ने फिर मेरी तरफ देखा, बिना सोचे बोल पड़ी, तेरा एडमिशन लेटर अगले कुछ दिन में आ जाएगा। बोदा ने भी साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी चूज़ की है, तुम दोनों साथ जाना, रास्ते में एक दूसरे का ख्याल भी रहेगा। हाँ, वैसे भी साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी जाना ही है तो साथ चले जाओ। पापा मम्मी ने भी सपोर्ट किया। मैंने सोचा दोपहर को मिला एडमिशन लेटर दिखाऊं या नहीं, थोड़ी हेजिटेशन हुई। तभी मम्मी ने बात कंटिन्यू करते हुए बाई लिंगबिंग से बोला, लिंगबिंग ये फ़ान वहाँ पहुंचे तो उसका ख्याल रखना, मम्मी को टेंशन रहती है। मिड ऑटम फेस्टिवल तक भी मैं कुछ नहीं कह पाया। सोचा मम्मी को वरी करके पूरी रात न सोने दूं, बेटर है वहाँ पहुँच बता दूं। खाने की टेबल पर 4 लोग, 4 अलग अलग मूड। अगली सुबह पूरा फैमिली जल्दी उठकर दरवाजे पर बाई लिंगबिंग को सेंड ऑफ दे आया। जाने का सोचकर मैंने खुद से बोला, बहन रास्ते में सेफ्टी का ध्यान रखना। बाई लिंगबिंग ने सिर हिलाकर मुझे सीरियसली समझाया, लियो रियान की असलियत तुझे नहीं पता, आगे से ज़्यादा सावधान रहना। और कॉलेज शुरू होने वाला है, माइंड केंद्रित कर, पढ़ाई पर ध्यान दे, ऐसा ना हो साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी जाकर पीछे रह जाए। मैं चुपचाप सुनता रहा, न कुछ काउंटर किया, न कुछ बोला, पर बाई लिंगबिंग बार बार मुझे देख रही थी, जैसे किसी जवाब का वेट कर रही हो। मैंने भी बस फॉर्मली सिर हिलाया, हाँ समझ गया, उसे यही सोचने दिया। अब मैं और कुछ कहना नहीं चाहता था। बाई लिंगबिंग ने कार का दरवाज़ा खोला, चढ़ने ही वाली थी कि दूर से जीवोदा की आवाज़ आई, लिनबिन। बाई लिंगबिंग जल्दी से आगे गई, उसे सहारा दिया, तेरा पैर अभी भी हुआ है, तू क्यों आया? तू आज आर्मी जा रही है? मैं सेंड ऑफ दे आया। मैंने कुछ नहीं कहा, दोनों को एक तरफ जाते देखा, पलटकर सीधे कोर्टयार्ड में घुस गया। बाई लिंगबिंग न जाने क्यों अचानक पलटकर मेरी पीठ देखने लगी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी, जैसे लगा फिर कभी मुझसे नहीं मिल पाएगी। उसे ये सोचकर खुद पर हंसी आई, जल्दी ही तो मैं भी साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी पहुंच जाऊंगा, फिर मिल ही लेंगे। बाई लिंगबिंग जीबोदा से बात करते हुए ठंड के एक्स्ट्रा कपड़े और बाजार से खरीदी हुई चीजें सूटकेस में रख चुकी थी। सब पैकिंग कंप्लीट थी। एक फोटो मेरी बहुत छोटी उम्र की थी, तब बाई लिंगबिंग अभी नहीं आई थी। उसमें सिर्फ हम तीनों, मम्मी पापा और मैं थे। दूसरी फोटो पिछले 2 साल पहले बाई लिंगबिंग के साथ खिंचवाई हुई फैमिली फोटो थी। 3 से 4 लोग हो गए थे, पर मैंने सिर्फ वो 3 लोगों वाली फोटो निकालकर अपने सूटकेस में रखी। सब पैकिंग कंप्लीट करके मैं नहाया धोया, फिर सो गया। पूरी रात बहुत अच्छी नींद आई, कोई सपना नहीं आया। अगले दिन सुबह हल्का उजाला होते ही मैंने एक लेटर हॉल में छोड़ दिया, सूटकेस उठाकर निकल पड़ा। चारों तरफ शांति थी, मम्मी पापा अभी भी नींद में थे। जाने से पहले मैंने उनके रूम की तरफ पलटकर देखा। दिल में हजारों बातें थीं, पर सिर्फ इतना ही निकला, पापा मम्मी अपना ख्याल रखना। फिर सीना तानकर कोर्टयार्ड से निकल गया। आधे घंटे बाद मैं कैपिटल जाने वाली ट्रेन में बैठ चुका था। मेरे दिमाग में पिछले जन्म वाला घर से निकाला जाना, वो बेइज्जत हालत, हर तरफ से धिक्कारे जाना, आवारा कुत्ते जैसी हालत, ये सब इस जन्म में मैंने दोहराया नहीं। इस बार अपने लिए जीना है। दूर आसमान में उगता हुआ सूरज दिख रहा था। मुझे यकीन है आगे मेरे सामने पूरी तरह से रोशनी वाला रास्ता ही है। एक लाउड आवाज के साथ ट्रेन चल पड़ी। मेरी आंखों में अनगिनत उम्मीदें और सपने चमक उठे। आगे मेरी लाइफ जरूर बेहतर से बेहतर होती जाएगी। जल्दी उठने की वजह से मुझे नींद आ रही थी। आधी नींद में मुझे लगा जैसे किसी के शोल्डर पर सिर टिका हुआ है। मैं तुरंत जाकर बगल में देखा तो एक जानी पहचानी प्रोफाइल दिखी। लियो रियान, तू यहाँ कैसे? लियो रियान ने सिर घुमाकर देखा, तू जाग गया? नेचुरली तेरे जैसा ही कमजोर हूं मैं भी। इतना कोइंसिडेंस, तू भी किंगडम में एडमिशन ले लिया? मुझे बहुत हैरानी हुई। लियो रियान हंसते हुए सिर हिलाई। इस तरह दोनों साथ में किंगबे यूनिवर्सिटी गए। दूसरी तरफ ये फैमिली में मम्मी पापा हमेशा की तरह जागे। किचन में ब्रेकफास्ट बनाया, सारी थालियां टेबल पर लगीं। फिर भी मैं उठकर नहीं आया। मम्मी ने हाथ पोंछकर मुझे उठाने आई। दरवाज़ा बंद नहीं था। खोलकर देखा, रूम की सारी मेरी हमेशा की चीज़ें गायब थीं और मैं रूम में नहीं था। मम्मी चौंक गई। तुरंत टेबल पर रखा एक लेटर दिख गया। जल्दी से चिल्लाई, अरे तो जल्दी आ, अपना बेटा गायब है। पापा ये सुनकर दौड़े आए, क्या हुआ, कैसे गायब हो सकता है? अंदर आते ही देखा मम्मी एक लेटर हाथ में देकर बोली,
टेबल पर मिला ये लेटर। तू ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जल्दी खोल कर पढ़। पापा ने एनवलप देखा जिस पर लिखा था पापा मम्मी के लिए। खोलकर अंदर से लेटर निकाला, पढ़ना शुरू किया। पापा मम्मी, जब तक ये लेटर आपके हाथ में पहुंचेगा मैं कैपिटल जाने वाली ट्रेन पकड़ चुका हूँगा। मैंने आपको अभी नहीं बताया कि मुझे किंगबे यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर मिला है, साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी का नहीं। मुझे माफ़ कर दो कि बिना बताए चला गया, पर वरी मत करना, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा। जब चिंबे में सेटल हो जाऊंगा फ़ोन करूंगा या लेटर लिखूंगा। आपका ये फ़ान। पापा ने लेटर पढ़ने के बाद आंखों में हल्का सा सरप्राइज दिखा। ये फ़ान किंगबे गया है, अभी ट्रेन में बैठ चुका है। मम्मी को हैरानी हुई। किंगबे? साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी नहीं? लिन बिन को भी लगता था वो साउथ वेस्ट जाएगा। इस बच्चे को हुआ क्या है? नहीं, मुझे लिन बिन को फ़ोन करके बताना चाहिए, कहकर वो निकलने लगी। पर पापा ने रोक लिया। ये फ़ान पहले ही किंगबे जा चुका है, अभी बताने से कोई फ़ायदा नहीं। ये फ़ान ने कहा है सेटल होकर फ़ोन करेगा, तब पूछ लेंगे। मम्मी ने सोचकर मान लिया। इसी बीच साउथ वेस्ट की आर्मी बेस में बाई लिंगबिन शार्प ट्रेनिंग कैंप की टीम नेता के तौर पर नए सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे रही थी। अचानक उसे दिल में अजीब सी हलचल हुई। लगा जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हाथ से फिसल रही है। बाई लिंगबिन ने आईब्रोज टाइट की। दिमाग में ऑटोमेटिक ये फान की फिगर आ गई। उसने सिर हिलाया। ये फान जल्दी ही साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी आने वाला है। दोनों जल्द ही फिर मिलेंगे, फिर उसे खोने का सवाल ही कहाँ। उसे बिल्कुल याद नहीं था ये फान ने किंगबे जाने की बात कही थी। बाई लिंगबिन ने सोचकर अपनी स्टेट ठीक की, सीरियसली ट्रेनिंग में लग गई। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद बाई लिंगबिन बाजार गई शॉपिंग करने। सोचा ये फान आएगा तो शायद सब कुछ साथ नहीं ला पाएगा, इसलिए कुछ ज़रूरी डेली यूज़ की चीज़ें ले ली। सामान लेकर फैमिली क्वार्टर्स पहुंची तो सामने वाली पड़ोसन ने हाथ में सामान देखकर पूछा, बाई टीम नेता, इतनी सारी हाउस होल्ड चीज़ें, ये तो फ्यूचर में ब्रदर इन लॉ के आने की तैयारी लग रही है। बाई लिंगबिन एक पल के लिए ठिठकी, पर कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। दिल में एक अजीब सी खुशी उमड़ी। डेज बीते बीते आखिरकार साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी का एडमिशन डे आ गया। बाई लिंगबिन ने खासतौर पर सीनियर से लीव ली और कार चलाकर साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी गई। वहां खड़े होकर लगातार गेट की तरफ आते स्टूडेंट्स को स्कैन करती रही, कहीं कोई मिस ना हो जाए। तभी उसे एक जानी पहचानी सी फिगर दिखी। आगे बढ़ने ही वाली थी कि पीछे से एक उत्साहित आवाज आई, लिनबिन, तू खासकर यहाँ मेरा वेट कर रही है क्या? बाई लिंगबिन पलटी तो देखा जिबोदा लगेज लिए मुस्कुराते हुए खड़ा था। उसने चारों तरफ देखा, वो अकेला ही था। पूछा, तू अकेला ही है? ये फान तेरे साथ नहीं आया? जिबोदा की नज़र चमकी, हैरान होते हुए बोला, तुझे नहीं पता? ये फान तो लियो रुयान के साथ किंगबे चला गया। बाई लिंगबिंग पूरी तरह सुन रह गई। दिल जैसे किसी बहुत गहरी खाई में गिर गया। दिमाग खाली सा हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये फान तो हमेशा साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी ही जाना चाहता था, अचानक कैसे भूल गया? बाई लिंगबिंग की बात रुक गई, क्योंकि उसे याद आया ये फान ने पहले उससे कहा था, बहन, मुझे किंगबे जाकर लैंग्वेज स्टडी करनी है, आगे टीचर बनना है, ये मुझे ज़्यादा सूट करता है। उसने हमेशा इसे सिर्फ मजाक समझा था, शायद इसलिए क्योंकि वो जिबोदा के साथ क्लोज रहने से गुस्सा था, इसलिए जानबूझकर ये बात बोली थी। पर असल में यही उसकी सच्ची इच्छा थी, और उसने वो पूरी भी कर ली, बिना किसी को बताए। चुपके से किंगबे चला गया। बाई लिंगबिंग इस नतीजे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उसे ये फान से पूछना था। वो पलटकर कार की तरफ चली, पर जिबोदा ने उसका हाथ पकड़ लिया। लिनबिन, मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ, कुछ पता नहीं यहाँ का, तो मेरे साथ रह सकती है क्या? पर उसकी बात पूरी होने से पहले बाई लिंगबिन ने उसका हाथ छुड़ाया, तो खुद मैनेज कर ले, मुझे कुछ काम है, चलती हूँ, कहकर वो जल्दी से कार में बैठकर निकल गई। जिबोदा सिर्फ एग्जॉस्ट की स्मोक देखता रह गया, दांत पीसते हुए दिल में गुस्सा दबाया। थोड़ी देर बाद फिर मुस्कुराया, पलटकर साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी के गेट में घुस गया। कोई बात नहीं, अब उसे और बाई लिंगबिंग को साथ रहने का पूरा मौका मिल गया है। ये फान तो कैपिटल में दूर बैठा है, अब कोई भी उनके बीच नहीं आएगा। दूसरी तरफ बाई लिंगबिंग फैमिली क्वार्टर्स पहुंचते ही तुरंत फिंगयांग विलेज ऑफिस का फोन और डायल किया। पापा या मम्मी के फोन उठाने का वेट करते हुए उसका दिल पूरी तरह शांत हो गया। समझ नहीं आ रहा था वो किस जवाब की उम्मीद कर रही है, पर उसे यह भी पता था कोई भी जवाब उसे संतुष्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा चाहती थी वो शायद अब हो ही नहीं सकता। सोच में डूबे डूबे फोन में मम्मी की आवाज़ आई, लिंगबिंग, आर्मी में सब ठीक? बाई लिंगबिंग ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ठीक, वरी मत करो। मैं फ़ोन इसलिए किया क्योंकि पूछना था, क्या ये फ़ान सच में किंगबे गया? हाँ, वो तेरे जाने के अगले ही दिन सीक्रेटली चला गया, बस एक लेटर छोड़ गया था हमारे लिए। मम्मी को याद करके थोड़ा गुस्सा भी आया। बाई लिंगबिंग का दिल भारी हुआ। फिर पूछा, तो उसके बाद कोई लेटर आया या फ़ोन आया? वो वहाँ आर्मी के बाहर जा नहीं सकती अपनी मर्जी से, इसलिए फ़ान से कांटेक्ट करने का एकमात्र तरीका फ़ोन या लेटर ही है। लेटर भेजने के लिए एग्जैक्ट एड्रेस चाहिए, वो अभी नहीं मिला। मैं और तेरे पापा भी उसकी खबर का वेट कर रहे हैं, शायद कुछ दिन में न्यूज़ आए। मम्मी, अगर ये फ़ान का फ़ोन नंबर या एड्रेस मिले तो मुझे भी बता देना। बाई लिंगबिंग की आवाज़ थोड़ी दबी दबी सी थी, उसमें एक तरह की गुजारिश थी। मम्मी को अजीब तो लगा, पर ज़्यादा सोचा नहीं, सिर्फ सिर हिलाकर बोली, ठीक है। बाई लिंगबिंग ने फ़ोन रखा। दिल में एक गांठ सी बंध गई। उसे समझ नहीं आ रहा था ये फ़ान अचानक क्यों किंगबे चला गया। क्या वो उसे पसंद नहीं करता था? वो तो हमेशा उसके साथ रहना चाहता था ना। दिमाग में अचानक लियो रुयान की छवि उभरी। बाई लिंगबिंग के दिल में एक झटका सा लगा। क्या फान सच में उस लियो रुयान को पसंद करने लगा है? नहीं हो सकता। ये तीन शब्द अचानक बाई लिंगबिंग के दिमाग में उभरे, उसे खुद हैरानी हुई।
अपनी ही अनकॉन्शियस फीलिंग, जो अब तक उसे खुद भी पता नहीं थी, अब धीरे धीरे सामने आ रही थी। इससे बाई लिंगबिंग कंफ्यूज हो गई, फिर भी धीरे धीरे अपनी असली फीलिंग समझने लगी ये फान के लिए। इसी बीच किंगबी यूनिवर्सिटी में ये फान ने एडमिशन प्रोसेस पूरी कर ली। उसे बिल्डिंग नंबर 5 के रूम 502 में जगह मिली। वो लगेज लेकर रूम में गया, वहाँ कोई नहीं था। वो सबसे पहला था। रूम 6 लोगों का था, बंक बेड्स वाला आयरन फ्रेम। बीच में एक बड़ी टेबल थी स्टडी और खाने के लिए। उसने दरवाजे के पास वाला लोअर बंक चुना, फिर सफाई शुरू की, लगेज निकाला, बेड लगाई। सब सेटअप करते करते 1 घंटा निकल गया। नई नवेली सी रूम देखकर ये फान के चेहरे पर मुस्कान आई। सामान अरेंज करने के बाद उसे लगा घर को खबर देनी चाहिए। वो फोन बूथ ढूंढने बाहर निकला। नंबर डायल करते ही अंदर से मम्मी की गुस्से भरी आवाज आई, ये फान, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे छुपाकर किंगबे जाने की? ये फान ने रिसीवर थोड़ा कान से दूर किया, फिर वापस लगाया। मम्मी, मैंने पहले भी बताया था मुझे किंगबे जाना है। मम्मी तुरंत बोली, फिर भी एक शब्द बताए बिना अचानक निकल गया। ये फान चुप रहकर बोला, सॉरी मम्मी। मम्मी को थोड़ा गुस्सा कम हुआ, फिर पूछा उसके वहाँ का हाल चाल। आखिर में पूछा, मुझे कोई फ़ोन नंबर या एड्रेस दे सकता है, आगे कोई ज़रूरत हो तो कांटेक्ट कर सकें? ये फान ने बताया, अभी रूम में फ़ोन नहीं है, बस गेट वाले रूम में एक फ़ोन है। उसने नंबर बता दिया, साथ ही अपना रूम नंबर भी, बिल्डिंग 5 रूम 502 पर बताया। अक्सर वहाँ बहुत कॉल्स आती हैं, हो सकता है कनेक्ट न हो पाए। ये बात उसे किंबे गेट पर मिलते ही लियू रुयान ने बताई थी और उसने अपना नंबर भी दिया। ये फान ने अपना नंबर मम्मी को दे दिया। कुछ और बातें करके कॉल कट हो गई। ये फोन रूम में वापस आया तो देखा कुछ और लोग आ चुके थे। बगल वाले बेड पर बैठे एक लड़के ने सबसे पहले हाथ मिलाया। हाय, तू मेरे बगल वाला रूममेट है ना? मैं शिहाओ हूँ। ये फान मुस्कुराते हुए बोला, हाय, मैं ये फान हूँ। बाकी सबने भी अपनी अपनी इंट्रोडक्शन दी। अब रूम 502 पूरी तरह कंप्लीट हो गया था। शिहाओ बहुत लाइवली और ओपन माइंडेड लड़का था और कैपिटल का ही लोकल भी था। उसने तुरंत बातें शुरू कर दी, कैपिटल की मजेदार जगहों के बारे में बताते हुए, कभी टाइम मिला तो मैं तुम लोगों को घुमाऊंगा। नेशनल डे कैसा रहेगा? बाकी सब लोकल नहीं थे पर पास ही से थे। सबने सिर हिलाकर कहा, शायद घर जाना पड़े। आखिर में शिहाओ ने ये फान की तरफ देखा, तू भी घर जाएगा क्या? ये फान को हल्की सी हेजिटेशन हुई। उसे लगा उसने बिना बाई लिंगबिंग को बताया किंगबे जाकर बहुत बड़ा काम किया है। वो जरूर उससे पूछने आएगी। अगर नेशनल डे पर घर गया तो शायद सामना हो सकता है, और अभी उसे मिलने का मूड नहीं था। ये फान थोड़ा सोचकर सिर हिलाकर मना कर दिया, नेशनल डे पर नहीं जाऊंगा, तू ही कैपिटल दिखाना। शिहाओ हंसते हुए आगे आकर उसका शोल्डर थपथपाया, डील। इस साल परेड भी है, वो भी देखेंगे। ये फान ने भी सिर हिलाया। इसके बाद रूम के सब लोगों की क्लासेस शुरू गईं। ट्रेडिशंस के हिसाब से हर साल नए स्टूडेंट्स के लिए वेलकम फंक्शन होता था। इस बार रूम वाइज ग्रुप्स बनाकर परफॉर्मेंस देना था। ये फान के अलावा बाकी सबने सोचना शुरू किया इस पर। ये फान ने पूछा, तुम लोगों को कौन सी टैलेंट आती है? मैं कुछ टाइम आर्ट ट्रूप में था, डांस की समझ है। मुझे भी। ये फान को हैरानी हुई, रूम के बाकी सबको डांस आती है, सिर्फ उसे नहीं आती। थोड़ा एम्बैरेसिंग लगा। तभी शिहाओ अचानक अंदर आया। मुझे पता चल गया हमारा रूम क्या परफॉर्म करेगा। रूम की सारी आंखें उसकी तरफ मुड़ गईं। हम गर्ल्स हॉस्टल के साथ मिलकर बॉलरूम डांस कर सकते हैं, कैसा रहेगा? ये सुनते ही सबने एग्री किया, क्योंकि सबको डांस आती थी और उन्हें पता था आजकल के कॉलेज स्टूडेंट्स बॉलरूम डांस बहुत पसंद करते हैं। सिर्फ ये फान को हेजिटेशन थी। शिहाओ ने उसकी अनईजीनेस नोटिस की, बोला, तुझे डांस नहीं आती? कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। आखिरकार ये फान ने हिम्मत करके सिर हिलाया। वो किंगबे यूनिवर्सिटी इसलिए आया था कि खुद को इम्प्रूव करे, अपने लिए एक रोशनी भरा फ्यूचर बनाए। तो डांस सीखने से ही शुरुआत करते हैं। इसके बाद सब मिलकर प्लान बनाने लगे। ये फान को अचानक एक सवाल आया। शिहाओ से पूछा, तूने किस गर्ल्स हॉस्टल से बात की? शिहाओ ने माथे पर हाथ मारा। हाँ, सही में मैं भूल गया। अगर तुम लोग फ्री हो तो अभी चलकर बात कर लेते हैं। सबने सिर हिलाया। रूम से निकलते ही किसी ने कॉरिडोर में चिल्लाया, 502 का ये फान है क्या? गार्ड रूम में तुम्हारे लिए फ़ोन है। ये फान चौंका। किसने फ़ोन किया? अभी तो कुछ दिन पहले ही घर पर बात हुई थी, कहीं घर में कुछ हो तो नहीं गया? वो जल्दी से शिहाओ से बोला, मुझे पहले गार्ड रूम जाना पड़ेगा, वेट मत करना, बाद में मैं ढूंढ लूंगा। शिहाओ ने सिर हिलाया, हम शायद जिम या कैंटीन में होंगे। ये फान सिर हिलाकर सीधा गार्ड रूम की तरफ भागा। रिसीवर उठाकर कान से लगाया, पापा मम्मी, घर पर क्या कुछ हुआ? फिर बोला, मैं ही ये फान हूँ। दूसरी तरफ से एक बहुत जानी पहचानी आवाज़ आई। वो थोड़ा, उसने नहीं सोचा था बाई लिंगबिंग इतनी जल्दी उससे कांटेक्ट कर लेगी। ये फान चुप रहा थोड़ी देर, फिर बोला, बहन। दूसरी तरफ बाई लिंगबिंग लड़के की आवाज़ सुनकर उसका बेचैन दिल थोड़ा शांत हो गया, पर उसकी पहले की बातें याद करके फिर भी गुस्सा बढ़ता गया। उसकी आवाज़ में कंट्रोल किया हुआ गुस्सा था। ये फान, तुझे मुझसे कुछ कहना नहीं है क्या? रिसीवर में थोड़ी देर के लिए साइलेंस छा गई। ये बाई लिंगबिंग को और अनईजी कर गया। वो कुछ फिर बोलने ही वाली थी कि ये फान की आवाज़ आई, बहन, जो मुझे कहना था वो पहले ही कह चुका हूँ। अभी मैं किंग भी आ चुका हूँ, वरी मत करना। तू और जीबोदा अच्छे से रहा। ये सुनते ही बाई लिंगबिंग को दिल में एक टाइटनेस महसूस हुई। तो क्या तो सिर्फ उसकी वजह से वो अपनी बात पूरी करती, उससे पहले ये फान ने बीच में रोक दिया। अब ये सब मैटर्स नहीं करते बहन, हम दोनों भाई बहन हैं, फिर भी हर किसी की अपनी अलग लाइफ है। मुझे मेरा लाइफ गोल मिल गया है, तुझे वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये फान की रिलैक्स्ड बातें सुनकर बाई लिंगबिंग को बहुत असहज महसूस हुआ। उसे फ़ोन के दूसरी तरफ लड़की की दूरी महसूस हुई।
फिर भी धीरे धीरे उसे समझ आया कि उसके दिल के अंदर उस लड़के के लिए कितनी केयर छुपी है, पर वो कैसे कहे नहीं पता था। ये फान ने देखा दूसरी तरफ कोई आवाज़ नहीं आ रही। उसने पुरानी बातें पकड़े रहना नहीं चाहा। फिर बोला, बहन मुझे कुछ काम है, अब रखता हूँ, बाय। कहकर उसने आंसर का वेट किए बिना फ़ोन रख दिया। बाई लिंग बिंग वहीं खड़ी अपने अंदर की फीलिंग्स शांत करने की कोशिश करती रही। फिर पलटकर गार्ड रूम से निकल गई। ये फांशी हाउ की बताई जगह पर गया। जिम में देखा वो लोग ऑलरेडी एक बॉय गर्ल पेयर बनाकर सीखना शुरू कर चुके थे। शिहाओ ने देखते ही हाथ हिलाया, ये फान इधर। ये फान जल्दी से गया। वहां मौजूद गर्ल्स से इंट्रोडक्शन हुई। फिर शिहाओ ने बताया, मुझे पता है तुझे डांस नहीं आती, इसलिए मैंने सबसे अच्छी डांसर तेरे लिए रखी है। कहकर इधर उधर देखने लगा। फिर उंगली से इशारा किया एक तरफ आती हुई गर्ल की तरफ, वो देख वही है। ये फान ने उसकी इशारा की गई दिशा में देखा। सफेद ड्रेस पहने, पोनीटेल बांधे, स्लिम बॉडी वाली गर्ल चली आ रही थी। तुरंत पहचान गया, लियू रुयान। हल्की मुस्कान के साथ हेलो बोला। अरे तू। लियू रुयान भी ये फान को देखकर हैरान रह गई। फिर आईब्रोज उठाते हुए बोली, हाँ, हम दोनों में बड़ा कोइंसिडेंस है, ऐसे भी मिल सकते हैं। बगल में खड़ा शिहाओ दोनों को देखकर पूछ बैठा, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ये फान हंसते हुए बोला, हाँ, हम एक ही जगह से आए हैं। शिहाओ ने सिर हिलाया। अरे वाह, तब तो और अच्छा। तुम दोनों जानते हो तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं रहेगी। फिर लियू रियान की तरफ देखकर बोला, तो ये फान तेरे हवाले। लियू रियान ने सिर हिलाया, वरी मत कर। जब शिहाओ एक तरफ प्रैक्टिस करने चला गया, ये फान थोड़ा शर्माते हुए बोला, वो लियू रियान, मुझे बिल्कुल भी डांस नहीं आती। लियू रियान ने कंफर्ट दी, कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, मुझ पर छोड़ दे। ये फान ने सिर हिलाया, ठीक है। फिर लियू रियान ने हाथ पकड़कर स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया। अपना हाथ मेरे हाथ पर रख, फिर मेरे स्टेप्स फॉलो कर। लियू रियान ने हाथ पकड़कर आगे पीछे चलना सिखाया। फिर उसे हाथ ऊपर उठाने बोला। खुद उसी फोर्स के हिसाब से कुछ चक्कर घुमाई। तभी ये फान का पैर स्लिप हो गया। बॉडी कंट्रोल नहीं रहा, पीछे की तरफ गिरने लगा। वो डर से आंखें बंद करके वेट करता रहा गिरने का, पर दर्द नहीं हुआ। कान में लियू रियान की मीठी हंसी सुनाई दी। अभी और कितनी देर तक मुझे तुझे थामे रखना है? ये फान ने आंखें खोली, देखा लियू रियान ने उसे संभाल लिया था, गिरा नहीं। लियू रियान की मुस्कुराती आंखों से नजर मिली। कान गर्म होकर लाल हो गए। जल्दी से बैलेंस करके थोड़ा हट गया, थैंक्स। लियू रियान ने हाथ हटाते हुए बोली, कोई बात नहीं, फिर से करते हैं। ये फान ने सिर हिलाया। इस बार उसने बहुत सावधान रहकर स्टेप्स किए। अच्छा हुआ फिर नहीं गिरा। उसने राहत की सांस ली। लियू रियान उसे देखकर हंसते हुए बोली, इतना टेंस होने की जरूरत नहीं, डांस तो अच्छा फील करने के लिए होता है, रिलैक्स कर, एंजॉय कर। ये फान ने सिर हिलाया, समझ गया, ट्राई करता हूँ। उसी समय शीहाओ आकर पूछने लगा, कैसा चल रहा है? लियू रियान ने ये फान की तरफ से जवाब दिया, वरी मत कर, मैं हूं ना, टीम डाउन नहीं करेगी, इसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है। ये फान तो भी टेंशन मत ले। शीहाओ ने उसे देखते हुए कहा। ये फान ने हल्के से हाथ हिलाकर अग्री किया, आज इतना ही काफ़ी है, चलो खाना खाते हैं। शीहाओ ने कहा। फिर बाकी लोगों को बुलाकर सब कैंटीन गए। खाते हुए शीहाओ को अचानक कुछ याद आया, ये फान अभी थोड़ी देर पहले घर से फ़ोन आया था क्या? ये फान के चॉपस्टिक्स सूख गए। मेरी बहन थी। तेरी बहन कितनी बड़ी है, अभी कहाँ है? शीहाओ गॉसिप में इंटरेस्टेड होकर सवाल पूछता ही गया। ये फान थोड़ा परेशान हो गया। बाई लिंगबिंग के बारे में बार बार बात नहीं करना चाहता था। सामने बैठी लियू रियान ने ये फान का फेस नोटिस किया, तुरंत टॉपिक चेंज कर दिया। ये क्लासमेट, वेलकम फंक्शन में बस कुछ दिन बचे हैं, मैं बिल्डिंग 1 रूम 401 में रहती हूँ। लियू रियान ने बीच में बोलकर शीहाओ को बाई लिंगबिंग के बारे में पूछने से रोक दिया। ये फान ने राहत की सांस ली। उसने जल्दी से हामी भरी, ठीक है, खाना खत्म करके अगर तेरे पास टाइम हो तो मुझे और सिखा देना। लियू रियान ने उसे देखते हुए हाँ किया। इसके बाद बाकी सबके अपने अपने काम थे, चले गए। ये फान लियू रियान के साथ फिर से जिम गया डांस प्रैक्टिस के लिए। टाइम धीरे धीरे बीता। वेलकम फंक्शन का दिन आ गया। जब ये फान और सबकी बारी आई स्टेज पर जाने की, उसे थोड़ा नर्वस लगा। बगल में खड़ी लियू रियान करीब आकर बोली, डर मत, मैं हूं ना। अगर बहुत नर्वस लगे तो डांस करते वक्त ऑडियंस की तरफ मत देख, बस सोच ले जैसे हम अभी भी जिम में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये फान ने डीप ब्रेथ ली। ठीक है, परफॉर्मेंस शुरू हुई। वो लियू रुयान के रिदम के साथ आगे पीछे स्पिन करते हुए चलता रहा। दोनों की चाल बहुत परफेक्टली मैच हो रही थी। धीरे धीरे रिलैक्स होते होते अचानक उसकी नज़र ऑडियंस सीट्स पर पड़ी। वहां अनगिनत लोग थे। ये फान का दिल एक पल के लिए धड़का, स्टेप्स भी लड़खड़ा गए। गलती से लियू रुयान का पैर भी दब गया। लियू रुयान ने उसकी नर्वसनेस भांप ली, उसे फर्म पकड़ लिया, हाथ उसकी कमर पर रखा, अपना हाथ ये फान के गर्दन पर टिकाया। मेरे साथ चल, बस अभी खत्म हो जाएगा। दोनों बहुत क्लोज थे। ये फान को लियू रुयान की ब्रीदिंग तक फील हो रही थी। इससे ये फान का दिल तेज धड़कने लगा, चेहरा सेब जैसा लाल हो गया। आखिर जब नीचे थंडरस अपलॉज गूंजी, सब स्टेज से नीचे उतरे, तब भी ये फान का चेहरा लाल ही था। शीहाओ ने अजीब सा पूछा, ये फान, तेरा चेहरा इतना लाल क्यों है? कहीं लियो रुयान का आखिरी वाला स्पिन तो नहीं इसकी वजह? ये फान थोड़ा एम्बेरस्ड होकर सिर नीचा किए चुप रहा। बगल में लियो रुयान भी बस मुस्कुराकर चुप रही। वेलकम फंक्शन अच्छे से निपट गई। साथ में डांस करने की वजह से ये फान और लियो रुयान के रूम की शी हाओ के साथ डीप फ्रेंडशिप बन गई। इसके बाद सब अपनी पढ़ाई में लग गए।
दिन भर क्लासेस के अलावा ज़्यादातर टाइम लाइब्रेरी में टाइम बीतता गया। बहुत सारे लोग कहने लगे वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। यहाँ तक कि शी हाओ भी पूछने आया, ये फ़ान तू और लियो क्लासमेट सच में रिलेशनशिप में हो? ये फ़ान ये सुनकर चौंक गया, तुरंत सिर हिलाकर मना किया, नहीं बस लाइब्रेरी में अक्सर मिल जाते हैं, कुछ मत सोच। पर जब शिहाओ ही ऐसा कह रहा है तो बाकी लोगों को और भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगले दिन जब फिर लाइब्रेरी में लियू रुयान मिली, ये फान ने पहले जैसा बिहेवियर ना करते हुए डिस्टेंस रखने की कोशिश की। पहले की तरह ब्रेक टाइम पर उससे एरोस्पेस की बातें सुनना भी बंद कर दिया। लियू रुयान एरोस्पेस स्टडी करती थी। लियू रुयान को तुरंत लगा ये फान थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। फिर याद आया चल रही गॉसिप की बात। उसने धीरे से पूछा, चाहे हम रिलेशनशिप में हों भी तो किसी और से क्या मतलब है? ये फान ने सुना तो सही, पर पिछले जन्म का साया अब भी दिल में था। पिछले जन्म में सिर्फ रूमर्स नहीं उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी थी। अब वो फिर उस चक्कर में नहीं फंसना चाहता। ये फान ने लियू रुयान से कहा, मैं आगे लाइब्रेरी में स्टडी अकेला ही करूंगा। लियू रुयान एक पल के लिए ठिठकी, बगल में आईब्रोज टाइट किए ये फान को देखा। कुछ कहना चाहा पर आखिर में कुछ नहीं बोली। उसे लगा शायद उसे बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट है इस बारे में, तो उसे उसी हाल में छोड़ दिया। इसके बाद दोनों ने खासतौर पर मिलना कम कर दिया। कुछ समय बाद वो सारी गॉसिप धीरे धीरे रुक गई। ये फान ने भी राहत की सांस ली और भी पूरी तरह पढ़ाई में डूब गया। टाइम पानी की तरह बहता रहा। बिना पता चले नेशनल डे आ गई। रूम के बाकी लोग सब घर चले गए, सिर्फ ये फान और शिहाओ बचे। शिहाओ ने ये फान से कहा, इस बार नेशनल डे पर परेड होगी, चलो साथ देखने चलते हैं। ठीक है। नेशनल डे परेड हर साल नहीं होती, पिछली बार 5 साल पहले हुई थी। उसने सिर्फ सुना था, कभी असल में देखा नहीं था। अब जब वो कैपिटल में ही है तो जरूर देखने जाना चाहिए। दोनों तुरंत तैयार हो गए। गेट से निकलते ही सामने से लियू रुयान मिली। उसे ये फान को देखकर हैरानी हुई। तू घर नहीं गया, कहाँ जा रहा है? अभी वो कुछ पूछती उससे पहले शिहाओ ने जल्दी से बोल दिया, हम तियाननमेन जा रहे हैं परेड देखने। अच्छा, तो मैं भी साथ चलती हूँ, कहकर उसने फान की तरफ देखा, जैसे उसके इनकार करने से डर रही हो। ये फान ने सिर हिलाया, फिर शिहाओ के साथ लियू रुयान की कार में बैठ गया। तियाननमेन पहुंचते ही देखा वहां पहले ही भीड़ जमा थी। ये फान और शिहाओ एक दूसरे को देखते रहे। अब क्या करें? मेरे साथ चलो, यहाँ से कुछ नहीं दिखेगा, लियू रुयान ने बोला। फिर उन्हें एक दूसरी जगह ले गई। जब ये फान सबसे आगे खड़ा होकर पूरी परेड देख सकता था, उसे थोड़ा हैरानी हुई। लियू रियान की तरफ देखा। उसे याद आया स्कूल में सुना था उसके ग्रैंडफादर कैपिटल की आर्मी में किसी हाई पोजीशन पर है, तभी इतनी अच्छी जगह मिल गई। शिहाओ भी हैरान होकर बोला, लियू रियान, तेरा बैकग्राउंड एक्चुअली है क्या? इतनी अच्छी जगह निकाल ली। लियू रियान ने नॉर्मल से कहा, कुछ खास नहीं, पैरेड शुरू होने वाली है। बगल में ये फान ने नोटिस किया शिहाओ की नज़र लियू रियान को देखने का ढंग बदल गया था। उसमें कुछ अलग सा भाव मिला हुआ था। उसे थोड़ी हैरानी हुई पर ज्यादा नहीं सोचा। अपना ध्यान पेरेड पर लगाया। सलूट की आवाज के साथ तियाननमेन स्क्वायर में एक साथ मार्चिंग की आवाज गूंजने लगी। सफेद यूनिफॉर्म में एयरफोर्स, नीले यूनिफॉर्म में नेवी और हरे यूनिफॉर्म में आर्मी एक के बाद एक कतारें आगे बढ़ती रहीं। उनका जोश और आत्मविश्वास देखकर ये फान भी इमोशनल हो उठा। दिल जोश से भर गया। फिर हरे यूनिफॉर्म की एक और टीम आई। ये फान बहुत ध्यान से देख रहा था। अचानक उसकी नजर सबसे आगे चल रही एक लंबी फिगर पर रुक गई। उसका दिल एक पल के लिए धक से रह गया। आंखें बड़ी हो गईं वो जानी पहचानी फिगर देखकर जो मार्च करते हुए आ रही थी। वो बाई लिंग बिंग थी। वो सच में कैपिटल आई थी, परेड में भी हिस्सा ले रही थी। एक पल के लिए ये फान का दिमाग कंफ्यूज हो गया। आंखों में थोड़ी सी सुन्नता आ गई। ये फान सुन रहा है? ये फान अचानक होश में आया। शी हाओ की तरफ देखा, क्या हुआ? अभी क्या सोच रहा था? मुझे प्यास लगी है, चल पानी लेते हैं। हाँ ठीक है। ये फान ने सिर हिलाया। पलटा तो लियू रियान की भी थोड़ी उदास सी आंखें दिखी। लियू रियान ने भी बाई लिंगबिंग को देख लिया था और तुरंत नोटिस कर लिया ये फान का मूड अजीब हो गया है। पहले फेंगयांग विलेज में भी उसे लगा था इन दोनों भाई बहन में कुछ अलग सा है। लियू रियान ने आईब्रोज टाइट की, फिर भी सीधे पूछने की हिम्मत नहीं की। आखिर ये उसका पर्सनल मैटर है, और उसे दिल में कुछ असहज सा महसूस होता रहा। तीनों पीरियड देखकर स्कूल वापस आए। ये फान और शिहाओ कार से उतरकर लियू रियान को थैंक्स बोलकर उसे जाते हुए देखते रहे। जैसे ही वो रूम की तरफ जाने ही वाली थी, अचानक बगल से शिहाओ बोला, ये फान, मैंने डिसाइड किया है मैं लियू रियान को परस्यू करूंगा, उससे रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। ये फान ये सुनकर हैरान रह गया। पैर उलझ गए, लगभग गिरते गिरते बचा। उसने चौंक कर शिहाओ को देखा। काफी देर बाद कोई आवाज निकाल पाया, ये फान, मुझे लगता है मैं सच में लियू रियान को पसंद करने लगा हूँ। मैं उसे लव लेटर लिखना चाहता हूँ, तू मेरी हेल्प कर। क्या? तू हमारी चाइनीज लिटरेचर की क्लास में सबसे अच्छा है, मुझे एक लव पोम लिख कर दे, मैं लियू रियान को दूंगा प्लीज। कहते हुए शिहाओ ने ये फान का हाथ खींचकर तेजी से रूम वापस ले गया। ये फान को समझ आने से पहले ही उसे रूम की टेबल पर बिठा दिया गया। हाथ में पेन थमा दिया गया। टेबल पर पहले से एक सफेद कागज रखा था। उसे जब समझ आया, तुरंत पेन नीचे रखकर बोला, मुझे नहीं आता, मुझे मत बुलाओ। शिहाओ ने देखा वो सच में मना कर रहा है। थोड़ा पीछे हटते हुए बोला, ठीक है फिर मैं खुद लिखता हूँ, तू बाद में चेक कर देना, यही सही रहेगा ना? ये फान मजबूरन अग्री हो गया। तभी रूम का दरवाजा खटखटाया गया। उसने ये फान से कहा, तू ही ये फान है ना? गेट पर तुझसे कोई मिलने आया है, जाकर देख। ये फान चौंका। वो कैपिटल में तो किसी को जानता ही नहीं, कौन मिलने आया होगा? अचानक उसके दिमाग में वो जानी पहचानी यूनिफॉर्म वाली फिगर याद आई। क्या वही है? इतनी जल्दी ढूंढ ली उसने?
ये फान ने डीप ब्रेथ ली। ये सब कभी ना कभी फेस तो करना ही था, अभी क्लियर कर लेना ही बेहतर है। बात हो जाए तो सब अपना अपना रास्ता ठीक से जी सकेंगे। ये फान ने शीहाओ को बताकर स्कूल गेट की तरफ चल दिया। भाई लिंगबिन ने दूर से ही ये फान को देख लिया। उसने सफ़ेद शर्ट पहनी थी, बहुत फ्रेश और एनर्जेटिक लग रहा था, जैसे अब वो फेंगयांग विलेज में उसके पीछे पीछे बहन बहन कहते चलने वाला छोटा लड़का ही नहीं रहा। दिल में एक टाइटनेस सी महसूस हुई। ये फान ने सामने खड़ी थोड़ी थकी सी दिखने वाली बाई लिंगबिन को देखा। बोला, बहन। बाई लिंगबिंग हल्के से मुस्कुराई। ये फान, मुझे तुझसे कुछ कहना है, कहीं बैठकर बात करते हैं। ये फान ने सिर हिलाया। उसे लेकर स्कूल के पास वाले छोटे पार्क में गया। दोनों एक शेडी बेंच पर बैठे। कोई कुछ नहीं बोला। बाई लिंगबिंग सोच रही थी, पिछली बार जब ये फान ने उसका कॉल अचानक काट दिया था, तब से उसके दिल में जैसे कांटा चुभ गया था। हर पल दर्द होता रहता था। हर वक्त सिर्फ ये फान का ही ख्याल आता, पर समझ नहीं आता था क्या करे। उसने कैपिटल आकर उससे मिलने की सोची भी थी, पर पता नहीं था क्या कहेगी। बाद में साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी में नए सोल्जर्स की ट्रेनिंग होनी थी। उसे चीफ इंस्ट्रक्टर बनाया गया। उस दौरान जीबोदा हमेशा उसके आसपास रहता। पहले फेंगयांग विलेज में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती थी। आखिर उसने ही मैच मेकिंग को हाँ बोली थी। पर जब जीबोदा खुद को फियों समझकर हक जताने लगा, तब पहली बार उसे असहज महसूस हुआ। पहली बार उसे लगा जीबोदा से शादी नहीं करनी। उसने अनकॉन्शियसली डिस्टेंस बनाना शुरू किया। जीबोदा को नोटिस हो गया। गुस्से से पूछा, लिंगबिन, मुझे लग रहा है तुम मुझसे दूरी बना रही है। क्या हम फियांसे नहीं है? बाई लिंगबिंग चुप रहकर बोली, बोदा, हमारी शादी के बारे में मुझे थोड़ा और सोचना है। जीबोदा गुस्से से सवाल करता रहा। मुझे पता है मैंने तेरे साथ गलत किया, पर मैं डिसाइड कर चुकी हूँ। बाई लिंगबिंग अब और खींचना नहीं चाहती थी, क्योंकि अब उसे धीरे धीरे समझ आ गया था दिल में सच में कौन है। जीबोदा उसका मूड देखकर अचानक बोला, क्या ये फान की वजह से है? बाई लिंगबिंग, वो तो तेरा भाई है, तुम दोनों में कुछ हो ही नहीं सकता। और वो तो कैपिटल चला गया, तुझे लगता है वो मुड़कर देखेगा भी? बाई लिंगबिंग को उसकी टोन से लगा कुछ और भी छुपा रहा है। तूने कुछ मुझसे छुपाया है। तुझे पता है वो अचानक किंगबे क्यों गया? पता है तो? तुम दोनों में कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो तुम दोनों की हेल्प ही कर रहा हूँ। बाई लिंगबिन को अब पूरी तरह समझ आ गया, ये फान का अचानक दूर हो जाना जरूर जीबोदा की वजह से है। उसने बर्फीली नजरों से देखा, तूने क्या किया आखिर? मैंने बस उसका तुझे कन्फेस करने वाला सीक्रेट बता दिया था, और उसे पूरी तरह होपलेस यू बना दिया कि तूने मुझसे मैचमेकिंग की। उसे लगा तू और मैं मिलकर बात कर रहे हैं। सुनते ही बाई लिंगबिन की सांस अटक गई। तो इसीलिए वो एक दिन कन्फेस करके अगले ही दिन सॉरी बोलकर मुझे बता रहा था वो कुछ नहीं सोचता। फिर बताया वो किंग ले जाएगा। मतलब वो सब गलत फहमी की वजह से था। उसने ही ये फान की फीलिंग्स को ठुकराया और तकलीफ दी। अब उसे अपने दिल की बात समझ आ गई थी। वो ये फान से सॉरी कहना चाहती थी, यहाँ तक कि सोसाइटी की परवाह किए बिना उसके साथ हमेशा रहना चाहती थी। इसके बाद जब उसे पता चला उसे आर्मी की तरफ से कैपिटल परेड में भाग लेने का मौका मिला, वो इतनी खुश हुई कि रात भर सो नहीं पाई। यहाँ तक कि उसने आर्मी से रिक्वेस्ट करके 6 महीने के लिए कैपिटल मिलिट्री रीजन में पोस्टिंग भी करवा ली। बगल में ये फान चुप था, देख रहा था। बाई लिंगबिंग अपने ही विचारों में डूबी हुई थी। वो यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। बोला, अगर तुझे कुछ नहीं कहना। इस एक सेंटेंस ने बाई लिंगबिंग को तुरंत होश में ला दिया। उसने उठते हुए ये फान का हाथ पकड़ लिया। मत जा। ये फान चौंक गया। बाई लिंगबिंग की टोन में एक चिपकने वाला सा भाव था, जैसे वो कोई लवर हो। उसने सिर हिलाकर ये अजीब सा ख्याल हटाया। बाई लिंगबिंग की तरफ देखते हुए बोला, आखिर तुझे मुझे क्या कहना है? बाई लिंगबिंग ने सामने बड़े होते देखे उस छोटे लड़के को देखा। खुद को भी नहीं पता था उसके लिए ऐसी फीलिंग्स कब से थी। अगर पहले पता होता तो शायद ये फान ने कन्फेस किया था, वो इतनी बुरी तरह मना नहीं करती, न ही जीबोदा से मैच मेकिंग की हाँ भरती। अब उसे अपनी फीलिंग्स समझ आ चुकी हैं। शायद अभी भी देर नहीं हुई। ये फान, पहले जो कुछ हुआ वो मेरी गलती थी। अब मुझे अपनी फीलिंग्स साफ समझ आ गई हैं। मैं भी तुझे पसंद करती हूँ। पर बात पूरी होने से पहले ही ये फान तेजी से खड़ा हो गया। आंखों में विश्वास न होने के साथ हल्की सी मौकरी भी थी। बाई लिंगबिंग की आगे की बात गले में अटक गई। आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। काफी देर बाद उसने फिर से आवाज ढूंढी, ये फान, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अच्छे से सोच लिया, बस तेरे साथ रहना चाहती हूँ। ये फान ने बहुत देर तक अपनी फीलिंग्स दबाई, फिर सीधे उसकी बात बीच में काट कर बोला, जरूरत नहीं, मैंने पहले ही लेट गो कर दिया है। आगे तो सिर्फ मेरी बहन ही रहेगी। और तो शायद भूल गई, तेरी और जीबोदा की शादी येरेन में होनी है। बाई लिंगबिंग तेजी से एक्सप्लेन करने लगी, मैंने उससे क्लियरली बात कर ली है। पापा मम्मी से भी बताऊंगी। तुझे कोई बोझ लेने की जरूरत नहीं। सामने खड़ी कॉन्फिडेंस से भरी बाई लिंगबिंग को देखकर ये फान को पहली बार अपनी ही जजमेंट पर शक हुआ। बाई लिंगबिंग जो भी करती है, हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचकर करती है। पहले उसे लगा वो पसंद नहीं करती तो बेरहमी से रिजेक्ट कर दिया। यहाँ तक कि उसे पसंद करने भी नहीं दिया, सामने ही जीबोदा से मैचमेकिंग कर ली। अब जब चला गया उसे लगने लगा वो उसे पसंद करती है। फिर बिना सोचे जीबोदा को छोड़ दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले जीबोदा के लिए उसे छोड़ा था। अचानक ये फान को दिल में एक गहरी दूरी महसूस हुई। उसने बाई लिंगबिंग की तरफ देखते हुए साफ एक एक शब्द बोला, मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी मेरे दिल में तेरे लिए सिर्फ भाई बहन वाली फीलिंग है, कोई और नहीं। और तू और जीबोदा का मैटर मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे काम है, चलता हूँ, कहकर बहस नहीं करना चाहता था। ये फान मुड़कर जाने ही वाला था, और बाई लिंगबिंग ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे पता है ये गुस्से में कह रहा है,
पहले मैं तेरे साथ गलत थी, आगे मैं दुगना करके भर दूंगी। ये फान अपनी आंखें फिराने पर मजबूर हो गया। उसे शक होने लगा बाई लिंगबिंग को उसकी बातें समझ ही नहीं आ रही। उसे अब और बात नहीं करनी थी। हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ने लगा, पर बाई लिंगबिंग की नज़र में उसे लगा ये फान अभी भी गुस्से में है, जानबूझकर उससे नाराजगी दिखा रहा है। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए पीछा किया। ये फान, मैंने कैपिटल मिलिट्री रीजन में 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए रिक्वेस्ट कर दी है। आगे फ्री टाइम में तुझसे मिलने आऊंगी, हम अक्सर मिल पाएंगे। ये फान को दिल में बहुत असहज लगा। उसे बाई लिंगबिंग की सोच बिल्कुल समझ में आ रही थी। जब उसने उसे पसंद किया तब 100 बार रिजेक्ट किया। अब जब वो हार मान चुका है, नहीं चाहता, वो फिर से उसके पास आकर लटकने लगी है। ये बदलाव उसे थका देने वाला और उलझन भरा लगा। समझ ही नहीं आ रहा था कैसे हैंडल करे। चिंगबी यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचकर ये फन ने बाई लिंगबिंग से कहा, तू वापस चली जा, मुझे अंदर जाना है। कहकर बाई लिंगबिंग के जवाब का वेट किए बिना मुड़कर अंदर जाने लगा। पर कुछ ही कदम चलते ही फिर किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये फान थोड़ा इरिटेट होकर पलटा, और क्या है, पर पीछे खड़े इंसान को देखकर उसे हैरानी हुई। जीबोदा था। उसे कुछ समझ आने से पहले ही धड़ाम की आवाज के साथ एक मुक्का सीधा उसके चेहरे पर लगा। ये फान, तू कचरा है। क्या किंबे के टीचर्स को पता है तू इतना नीच है कि किसी और की फियांसे को फुसला रहा है? जीबोदा जानबूझकर बहुत जोर से बोला। आसपास आने जाने वाले स्टूडेंट्स और टीचर्स सब सुन गए। सब वहीं रुककर देखने लगे। ये फान गुस्से से लाल हो गया। पिछले जन्म वाला बदनामी का वो घुटन भरा एहसास फिर से जाग गया। उसने खुद को स्टेबल किया, अपने लिए बोलने की कोशिश की। जीबोदा, बकवास मत फैला। मैं एजुकेशन अथॉरिटीज में तेरे अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकता हूँ। ध्यान रख कहीं तेरा एनरोलमेंट। जीबोदा अचानक और भी एरोगेंट होकर जोर से चिल्लाने लगा। सब लोग देखो, ये मेरी फियांसे को फुसलाकर ऊपर से मुझे चुप कराने की धमकी दे रहा है। भाई लिंगबिंग जोर से चिल्लाकर तेजी से दौड़ी। अगर नजरों से मार सकती तो जीबोदा अब तक कई बार मर चुका होता। इस पर बाई लिंगबिंग को बहुत पछतावा हुआ कि उसने कैसे इस इंसान को अच्छा समझ लिया था। बाई लिंगबिंग ने ये फान को अपने पीछे किया, धीरे से बोली, तू पहले अंदर जा, ये मैं संभाल लूंगी। ये फान ने सिर हिलाकर मना किया। इस वक्त अगर वो चला गया तो ये बदनामी हमेशा उसके सिर पर बनी रहेगी। जीबोदा ने देखा बाई लिंगबिंग ये फान को प्रोटेक्ट कर रही है, जेलेसी से भर गया और भी बेधड़क होकर बोला, बाई लिंगबिंग, मैं तेरा फियांस हूं, फिर भी तू उसे प्रोटेक्ट कर रही है। आसपास खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगे। ये फान और बाई लिंगबिंग की तरफ इशारे करने लगे। ये फान का चेहरा सफेद पड़ गया। किसी भी हालत में जीबोदा को आगे बोलने नहीं देना है। इतनी मुश्किल से किंगबे में एडमिशन मिला है, उसे बर्बाद नहीं होने देना। कुछ बोलने से पहले अचानक कान में एक जानी पहचानी आवाज आई, ब्रदर इन लॉ, अच्छे से देख लो, ये फान है, तुम्हारी फियांसे का भाई है, कोई इमेजिनरी राइवल नहीं। ये फान चौंककर पलटा। वो लियू रियान थी, उसकी तरफ आती हुई। वो ये फान के पास आकर खड़ी हुई। भाई लिंगबिंग को हेलो बोला, लिंगबिंग दीदी आप भी आई हैं। फिर बगल वाले लड़के की तरफ देखा। उसके चेहरे पर लाल निशान देखकर उसकी आंखों में गुस्सा भड़का। ये किसने मारा? ये फान तूने पीछे नहीं हटा क्या? कहकर हाथ बढ़ाया या फान का फेस टच करने के लिए। बाई लिंगबिंग ने यह देखकर अनकॉन्शियसली रोकने की कोशिश की। लियू रियान ने पास आकर फुर्ती से फुसफुसाते हुए कहा, जल्दी इस आदमी को यहां से ले जाओ, वरना ये फान को चिंगबे से निकाल दिया जाएगा। पल भर में ही ये फान को देखने के बाद उसने अभी तक कंफ्यूज जिबोदा को खींचकर वहां से ले गई। जब वो चले गए, लियू रियान ने भीड़ को बोला, प्लीज कोई परेशान ना हो, वो आदमी ये फान की बहन का हस्बैंड है, उसे कुछ मेंटल प्रॉब्लम है। ये फान और उसकी बहन का बहुत अच्छा रिश्ता है, तो वो अक्सर उसे अपना राइवल समझ बैठता है। कहकर ये फान का हाथ पकड़कर कैंपस में ले गई। ये फान को लियू रियान का जिबोदा को ब्रदर इन लॉ बोलना याद आते ही एक ठंडी सी सुन्नता महसूस हुई। चेहरे पर हल्का दर्द होते ही उसे होश आया। थोड़ी देर पहले की बात याद करते हुए बगल की गर्ल को देखकर ये फान बोला, थैंक्स, तूने अभी मुझे बचाया। रूम में मेडिसिन है, तेरा फेस जल्दी क्लीन करना चाहिए। लियू रियान अब भी आईब्राउज टाइट किए बोली। ये फान ने सिर हिलाया। लियू रियान ने नहीं। ये फान को कुछ देर बाद पता चला लियू रियान थोड़े गुस्से में है। उसने पूछ लिया, तुझे गुस्सा आ गया क्या? लियू रियान ने ये फान की इनोसेंट सी बातें सुनकर गुस्सा और बढ़ गया। तू पागल है, कोई तुझे मारे तो तुझे वापस मारना नहीं चाहिए क्या? और वो जो 10 NUMBER वाली दीदी, मुझे तो बस इतना कहना है, तेरा चॉइस बहुत खराब है, तेरे पास खड़ी होकर भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। लियू रियान गुस्सा करते करते आंखों में जैसे आग सी उठाई। ये फान थोड़ा हैरान हुआ, तुझे कैसे पता? उसने पूरी बात नहीं कही, पर उसे यकीन था लियू रियान समझ गई। उसे नहीं सोचा था, लियू रियान को ये सब पता है। मेरी आंखें हैं ना, देख सकती हूँ। लियू रियान गुस्से से बोली, फेंगयांग विलेज में ही मुझे लगा था तेरा उसके लिए कुछ अलग सा भाव है। वो सब पिछली बात है, आगे वो सिर्फ मेरी बहन है। ये फान ने जल्दी से खुद के लिए एक्सप्लेन किया। लियू रियान एक पल के लिए चुप हो गई, गहरी नजरों से उसे देखती रही। इससे ये फान को थोड़ी घबराहट होने लगी, कुछ बोलने की सोच रहा था। तभी लियू रियान अचानक पास आकर थोड़ी मिस्चीवियस वॉइस में बोली, तो सच में सब पिछली बात हो गई, तो क्या मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहेगा? ये फान सुन रह गया, उसे बड़ी आंखों से देखता रहा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, कोई भी नजरें नहीं हटा रहा था। तभी बगल से एक कॉम्प्लिकेटेड सी आवाज आई, तुम दोनों क्या कर रहे हो? शी हाउ रूम में लव पोम लिख रहा था। अचानक बगल के रूममेट से सुना, ये फान स्कूल गेट पर रूमर्स का शिकार हो गया। वो तुरंत पेन रोककर रूम से भागा,
पर नीचे आकर देखा ये फान और लियू रुयान बहुत क्लोज खड़े एक दूसरे को देख रहे हैं। जैसे उसने बोलकर उनका ये मोमेंट तोड़ा। ये फान तुरंत होश में आया। लियू रुयान को धकेलकर शी हाओ की तरफ देखा। याद आते ही पहले वाली बातें उसने जल्दी से एक्सप्लेन किया। शी हाओ, वैसा नहीं है जैसा तू सोच रहा है। पर बात पूरी होने से पहले लियू रुयान ने बीच में बोल दिया, तुझे एक्सप्लेन क्यों कर रहा है। ये फान एक पल के लिए झिझका। शी हाओ आगे बढ़कर लियू रुयान की तरफ गहरी नजर से देखते हुए बोला, क्योंकि उसे पता है मैं तुझे पसंद करता हूँ, तुझसे रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। ये सुनते ही ये फान को महसूस हुआ लियू रुयान की नजरें सुई की तरह उस पर चुभ रही हैं। वो उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। जब वो कोई बहाना ढूंढकर वहां से निकलने की सोच ही रहा था, तभी एक क्लासमेट उसकी तरफ आया। ये फान, क्लासमेट, टीचर ने तुझे बुलाया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में। ये फान चौंका। तुरंत समझ आ गया ये स्कूल गेट पर हुई बात की वजह से है। हालांकि लियू रुयान ने कुछ शब्दों से रूमर तोड़ दी थी, पर टॉप टियर यूनिवर्सिटी होने की वजह से पूरी सच्चाई जानना जरूरी था। उसने सिर हिलाकर हाँ किया। अभी जाता हूँ, मैं भी साथ चलती हूँ। लियू रुयान तुरंत बोली। बगल में खड़ा शिहाओ भी थोड़ी गहरी नजर लिए बोला, मैं भी साथ चलता हूँ। तीनों साथ में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस गए। ये फान अकेला ऑफिस के अंदर गया। लियू रुयान और शिहाओ बाहर वेट करते रहे। शिहाओ ने बगल में खड़ी लियू रुयान से पूछा, तू ये फान को पसंद करती है। लियू रुयान ने पलटकर उसे देखा, कुछ नहीं बोली, बस सिर हिलाया। पर मुझे साफ दिखता है ये फान को तेरे लिए वो फीलिंग नहीं है, शिहाओ ने आगे कहा। लियू रुयान ने आईब्रोज टाइट की, फिर होठों पर हल्की मुस्कान लाई। मुझे पता है, पर अभी का मतलब फ्यूचर नहीं होता। मुझे भरोसा है। उसकी बारी शिहाओ की चुप्पी की। कुछ देर बाद बोला, मैं देख सकता हूँ तू हाई ऑफिशियल फैमिली से है, नॉर्मल इंसान नहीं। अगर तू और ये फान साथ आ भी जाओ, फ्यूचर में क्या तेरा फैमिली अग्री करेगा तेरी शादी किसी नॉर्मल फैमिली के लड़के से। लियू रुयान ने शिहाओ की तरफ देखा, आंखों में हल्की सी टॉन्ट लिए। इसका मतलब तू सच में मुझे पसंद नहीं करता, सिर्फ मेरे पीछे की फैमिली देख रहा है। उसने शिहाओ की नॉर्मल ड्रेसिंग देखकर समझ गई वो भी शायद उसी की तरह है। शिहाओ ने आंखें नीची की। सॉरी, मैं तो बस। लियू रुयान ने उसकी बात बीच में रोक दी। मेरे घर में कोई क्लास डिफरेंस नहीं है। अगर मैं किसी को पसंद करूं, अगर वो अच्छा इंसान है, तो मेरा फैमिली कभी मना ही करेगा। थोड़ा सोचकर फिर बोली, और अगर तुझे नहीं चाहिए रिलेशनशिप तो मना कर सकता है। अब ये नया समय है, पुराना फ्यूडल समय नहीं रहा। शिहाओ तेजी से सिर उठाकर लियू रुयान की तरफ देखने लगा। आंखों में एक आज़ादी चाहने वाली रोशनी थी। क्या सच में वो मना कर सकता है। इसी बीच ये फोन ऑफिस से बाहर आया। लियू रुयान आगे बढ़कर चिंता से पूछा, कैसा रहा, उन्होंने कोई प्रॉब्लम तो नहीं दी। ये फान रिलैक्स्ड होकर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, नहीं, मैंने सब क्लियर कर दिया। थोड़ा सोचकर फिर बोला, और मैं साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी में जीबोदा के अगेंस्ट एक कंप्लेंट लेटर भी भेजने वाला हूं। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, लियू रुयान ने सपोर्ट दिखाया। फिर ये फान ने देखा बगल में खोया खोया सा शिहाओ खड़ा था। आगे बढ़कर उसे हल्का सा धक्का दिया। शिहाओ, क्या हुआ, चलो चलें। शिहाओ तुरंत होश में आया। रूम में वापस पहुंचकर ये फान ने देखा शिहाओ खोया खोया सा है। उसे लगा शायद वो अभी भी उसके और लियू रुयान के बारे में सोच रहा है। जल्दी से एक्सप्लेन करने लगा, शिहाओ, अभी मैं और लियू रुयान वो नहीं जो। पर बात पूरी होने से पहले शिहाओ ने बीच में रोक दिया। ये फान, सॉरी, मैंने तुझे धोखा दिया। क्या? ये फान को समझ नहीं आया। मैंने जो कहा था लियू रुयान को परस्यू करूंगा, वो इसलिए नहीं था कि मैं उसे पसंद करता हूँ, बल्कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से। शिहाओ ने ये फान की तरफ देखा। उसके भाव थोड़े कंफ्यूज्ड और लो थे। ये फान ने एक चेयर खींचकर उसके पास बैठा। सॉफ्ट आवाज में बोला, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बता। शिहाओ की बातों से ये फान को पता चला उसके पापा कैपिटल मिलिट्री जिन में जनरल है। बचपन से पापा ने उसे स्ट्रिक्ट तरीके से रखा है। उसमें ये बात भी भर दी थी कि आगे सिर्फ हाई ऑफिशियल फैमिली की गर्ल से ही शादी करनी है। यहाँ तक कि किंगबे यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी उसने बहुत मेहनत करके एक छोटी सी आज़ादी मांग कर पाई थी। इसलिए जब उसे पता चला लियू रुयान भी उसी बैकग्राउंड से है, तो अचानक उसे परस्यू करने की बात बोल दी। ये फान को नहीं सोचा था इतना लाइवली। हमेशा केयरफ्री दिखने वाला शिहाओ के दिल में इतनी बातें छुपी हैं। शिहाओ, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी नया समय है, हर किसी को अपनी मैरिज खुद डिसाइड करने का हक है। अगर तुझे मन नहीं है तो फैमिली से बात कर सकता है। लाइफ तेरी अपनी है, खुद डिसाइड कर, किसी और के दबाव में मत आ। ये उसका खुद पिछले जन्म का दर्द भरा। शिहाओ ने ये फान की तरफ देखते हुए अचानक बोला, इसलिए तो लियू रुयान तुझे पसंद करती है, उसने भी मुझसे यही कहा था। ये फान चौंका। कुछ और बोलने ही वाला था कि तभी शिहाओ ने अचानक हाथ बढ़ाकर उसे हक किया। बीच में उसकी आवाज़ रुक गई। गला थोड़ा भारी होकर बोला, ये फान, थैंक्स, मुझे समझ आ गया क्या करना है। ये फान ने भी हाथ बढ़ाकर उसकी पीठ थपथपाई। थोड़ी देर बाद शिहाओ शांत हुआ। ये फान को छोड़कर पीछे हटा। आंखें हल्की लाल थीं, पर चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई थी। ये फान ने राहत की सांस ली। पर तभी सुना शिहाओ बोला, ये फान, सच में तू लियू रैन को पसंद नहीं करता। अभी तो नहीं सोचा है, अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता हूँ। उसने बरसों बाई लिंगविंग को इतने साल प्यार किया, फिर भी हार गया। अब किसी और को पसंद करना या न करना उसके लिए उतना मैटर नहीं करता। उसे बस अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को बढ़ाना है, अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर बनाना है। नेशनल डे की आखिरी कुछ छुट्टियों में शिहाओ ने ये फान को कैपिटल की बहुत सारी जगहें घुमाई।
ज़्यादातर बार लियू रियान भी साथ रही। बाई लिंगबिंग और जीबोदा इस दौरान फिर नज़र नहीं आए। ये फान को नहीं पता बाई लिंगबिंग ने जीबोदा का मैटर कैसे हैंडल किया। वैसे भी अब इससे उसे कोई मतलब नहीं। नेशनल डे की छुट्टियां खत्म होने के कुछ दिन बाद ये फान फिर से रोज़ लाइब्रेरी जाने वाली लाइफ में लौट आया। इस बार भी लियू रियान साथ रहती, पर इस बार उसने पहले जैसा डिस्टेंस नहीं रखा, क्योंकि अगर वो पहले वाली गेट की घटना को डिनाई करता तो शायद फिर वही प्रॉब्लम आती। पर उसे लगा लियू रुयान को कुछ एक्सप्लेनेशन ज़रूर देनी चाहिए, इसलिए उसने, हमारा मैटर हमेशा लोगों को कंफ्यूज करता रहता है, अगर तुझे परेशानी हो तो। ये फान ने आईब्राउज टाइट की। उसे अभी भी नहीं पता क्या करना है, इसलिए बात अटक गई। फिलहाल कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं मिल रहा। लियू रियान ने उसकी उलझन देखकर हल्की सी सांस भरी। उस दिन असल में मैंने खुद से ही वो बात बोल दी थी। मुझे भी डर था तुझे बुरा ना लगे, और तूने मुझे अपने पास खड़ा होने का मौका दिया, इससे मुझे बहुत खुशी हुई। ये फान ने उसकी आंखों में फीलिंग्स देखी, दिल में जगह लेते हुए बोला, अभी शायद मुझे नहीं है, पर फिर भी थैंक्स। मुझे समझ आता है, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करती रहूंगी, मुझे यकीन है तू अपना माइंड बदलेगा। लियू रियान ने कॉन्फिडेंस से कहा। ये फान को समझ नहीं आया क्या कहे, बस चुप रहा। दोनों ने बात ओपन कर ली तो साथ रहना और भी सहज हो गया। टाइम पढ़ाई में धीरे धीरे बीता। आधे महीने बाद ये फान किताबें लेकर लाइब्रेरी जा रहा था, तभी उसका रूममेट दौड़ते हुए आया। बोला, ये फान अभी गार्ड रूम गया था कॉल अटेंड करने, वहाँ एक मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने विमेन तुझे ढूंढ रही थी। ये फान ने सिर हिलाया। ठीक है, अभी जाता हूँ, कहकर गेट की तरफ गया। सोचा शायद बाई लिंगबिंग होगी, शायद जीबोदा के बारे में कोई अपडेट लेकर आई होगी। पर गेट पर पहुंचकर देखा बाई लिंगबिंग नहीं थी। एक अजनबी मिलिट्री यूनिफॉर्म वाली वुमेन वहां खड़ी थी। ये फान थोड़ा रुककर उसकी तरफ गया। हाय, मैं ये फान हूँ, आप मुझसे मिलने आई थी। अजनबी विमेन ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, मुझे टीम नेता बाई ने भेजा है, वो चाहती हैं मैं आपको उनके पास ले जाऊं। ये फान को थोड़ी हैरानी हुई। पूछा, वो खुद क्यों नहीं आई? टीम नेता अभी हॉस्पिटल में है। ये फान चौंक गया। उनको क्या हुआ? हॉस्पिटल में क्यों? डिटेल टीम नेता खुद ही आपको बताएंगी। अभी आपके पास टाइम है? ये फान ने सोचा। आगे कोई क्लास नहीं थी। सिर हिलाकर बोला, मैं आपके साथ हॉस्पिटल चलता हूँ, कहकर एक जीप में बैठ गया। 40 मिनट बाद वो अंडिंग हॉस्पिटल पहुंचे। ये फान ने दरवाजा खोलकर रूम में गया। देखा बाई लिंगबिंग बेड पर लेटी आराम कर रही थी। आहट सुनकर उसने आंखें खोली। ये फान को देखते ही उसकी आंखों में हल्की सी खुशी चमकी। उठने की कोशिश की तो उसकी पीठ के घाव में दर्द से उसकी आईब्राउज टाइट हो गईं। ये फान जल्दी से आगे बढ़कर उसकी बांह थामी। क्लोज से देखा, पीठ पर लगी चोट किसी ने मारा हो ऐसी लगी थी। बहन, तेरा ये घाव? बाई लिंगबिंग ने ये फान का हाथ पकड़ लिया। ये फान, अब कोई हमारे बीच नहीं आएगा, क्या तू मुझे एक और चांस देगा? ये फान को हैरानी हुई। कुछ बोलने ही वाला था कि बाई लिंगबिंग फिर बोली, मैंने जीबोदा से एंगेजमेंट तोड़ दी है, पापा मम्मी से भी बात कर ली है, उन्हें अब कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे बीच। ये फान ने बड़ी आंखों से बाई लिंगबिंग को देखा। काफी देर बाद बोल पाया, तूने पापा मम्मी को हमारे बारे में बताया? बाई लिंगबिंग ने ये फान का हाथ और कसकर पकड़ा। मुझे पता है, तुझे मेरे पहले वाले रिजेक्ट करने से दुख है, इसलिए मैंने सारा कॉन्सिक्वेंस खुद भुगता। बस चाहती हूँ तू मुझे माफ कर दे। ये फान, मैं तुझे सच में बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए ये सारा घाव सच में मार खाकर आया है। ये फान बड़बड़ाया। दिमाग एक पल के लिए खाली सा हो गया। कभी उसने पूरी स्ट्रांग आवाज में उसे बताया था वो हमेशा उसकी बहन ही रहेगी। अगले ही पल उसने पेरेंट्स को सब बता दिया, और वो पहले ही लेट गो कर चुका था। अब उसकी लव की जरूरत नहीं थी। इसलिए बाई लिंगबिंग ने जो कुछ भी किया, उससे ये फान को कोई खास इमोशन महसूस नहीं हुई, बस एक अजीब सी बेबसी और अंदर से एक गहरी उदासी उठाई। पिछले जन्म में वो खुद इसी तरह पेरेंट्स के सामने खड़ा हुआ था। नतीजा, घर से निकाल दिया गया, धिक्कारा गया। पर बाई लिंगबिंग के लिए हर कोई पीछे हट गया, यहाँ तक कि पूरी तरह उसे मौका भी दिया गया। इस बीच किसी ने भी उसकी ओपिनियन नहीं पूछी। इस पल उसे पूरी बॉडी में एक अजीब सी, बाई लिंगबिंग ने चुप, ये फान को देखते हुए दिल की खुशी धीरे धीरे बेचैनी में बदलते महसूस की। उसने सिर्फ उसे देखते हुए पूछा, ये फान तो खुश नहीं है? आगे हम। पर उसे ये फान ने बीच में रोक दिया। उसने अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह चेहरे से हटा लिया था। ठंडी आवाज में पूछा, तूने उन्हें क्या बताया कि उन्होंने मुझे एक भी फोन नहीं किया? बाई लिंगबिंग ने पूरी बात डिटेल में बताई। असल में उस दिन बाई लिंगबिंग ने जीबोदा को चिंगडे गेट से खींचकर साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी वापस भेज दिया था। उसकी कंप्लेंट लेटर भी वहां पहुंच गई। वेरीफाई होने के बाद जीबोदा को साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। ये बात फिंग्यांग विलेज में सीधे फैल गई, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी ये फैमिली तक आ गए। बाई लिंगबिंग समय पर पहुंचकर सारी सच्चाई। जीबोदा कंप्लीटली टूट गया। सबके सामने बाई लिंगबिंग की तरफ इशारा करके बोला, बाई लिंगबिंग, तू कहेगी तेरी कोई सेल्फिशनेस नहीं है, मुझे स्केपगोट बनाकर सिर्फ अपने और ये फान के गंदे मैटर को छुपा रही है। चुप हो जीबोदा, अब इस मामले में असली गुनहगार कौन है ये तुझे अच्छे से पता है। बाई लिंगबिंग ने गुस्से में उसकी बात रोकी, और वैसे भी मेरे और ये फान के बीच जो भी हो वो हमारे परिवार का मैटर है, तुझे कोई मतलब नहीं, और तू अगर बोलेगा तो मुझे भी डर नहीं, मैं भी तेरे और तेरी सीनियर वाली बात खोल सकती हूँ। जीबोदा को बाई लिंगबिंग की वार्निंग वाली नज़र से थोड़ी घबराहट हुई। उसे कहीं ये पता है, साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी में एक सीनियर गर्ल उसे पसंद करती थी,
और बाई लिंगबिंग की तरफ से बार बार रिस्पॉन्ड न मिलने पर वो उस सीनियर के पास सांत्वना पाने चला जाता था। यहाँ तक कि कैपिटल जाने का टिकट भी उस सीनियर ने ही दिया था। आखिर में जीबोदा ज्यादा कुछ भी नहीं बोल पाया। कुछ ही देर बाद उसे फेंगयांग विलेज से कई दिन की दूरी पर मैटरनल ग्रैंडमदर के घर भेज दिया गया। जीबोदा का मैटर सुलझाकर बाई लिंगबिंग ने पापा मम्मी को सब कह दिया। उस वक्त उसने घुटनों के बल बैठकर सब बताया। पापा मम्मी को हैरानी हुई। लिंगबिंग ये क्या कर रही है? पापा मम्मी मुझे आपसे कुछ कहना है, शायद आपको एक्सेप्ट करना मुश्किल हो, पर ये मेरा सच्चा दिल है। पापा मम्मी को हैरानी हुई। क्या बात है, बता। पापा मम्मी सॉरी, मैंने आपके भरोसे को तोड़ा है। ये फान के लिए मेरी फीलिंग सिर्फ फैमिली वाली नहीं है, मैं उसे पसंद करती हूँ। एक सेंटेंस किसी बॉम्ब की तरह पापा मम्मी पर गिरा। इसके बाद क्या हुआ? आसानी से समझा जा सकता है। भाई लिंगबिंग को इतना पीटा गया कि उसकी त्वचा फट गई, यहाँ तक कि पूरी रात दिन घुटनों के बल बैठी रही। पर आखिर में पापा मम्मी ने कुछ ज्यादा नहीं कहा, बस उठने को कहा। बाई लिंगबिंग समझ गई। हालांकि उन्होंने एग्री नहीं किया, पर मना भी नहीं किया। ये सब सुनकर ये फान को समझ नहीं आया दिल में क्या फील हो रहा है। हालांकि बाई लिंगबिंग ने बहुत कुछ किया, फिर भी वो पीछे मुड़ना नहीं चाहता। उसने बाई लिंगबिंग की तरफ देखते हुए बोला, बहन मैं भी तुझे एक स्टोरी बताता हूँ। बाई लिंगबिंग की आंखों में हल्की उलझन और उससे ज्यादा घबराहट दिखी। उसे लगा था अगर वो जीबोला को हैंडल कर ले और पेरेंट्स की अप्रूवल पा ले तो ये फान के दिल का दबाव खत्म हो जाएगा। वो जरूर खुश होकर उसके साथ फिर जुड़ जाएगा। पर शुरू से आखिर तक उसके चेहरे पर एक भी मुस्कान नहीं आई। बाई लिंगबिंग दिल में एक वार्निंग बेल बजने लगी। डर की खाई और चौड़ी होती गई। ये फान को बाई लिंगबिंग के रिस्पॉन्स का वेट नहीं था, वो खुद ही बोलता गया। वो अपने पिछले जन्म की पूरी कहानी सुना रहा था, कैसे पूरे दिल से कन्फेस किया था, फिर कैसे अकेला मृत्यु तक की हालत में आ गया। बताते बताते उसने आंखें बंद की, धीरे धीरे उमड़ती फीलिंग्स को दबाया। उसने बाई लिंगबिंग की तरफ शांत और सहज नजर से देखते हुए कहा, बहन सॉरी, मैं तुझे पूरी तरह लेट गो कर चुका हूँ, आगे हम सिर्फ भाई बहन रहेंगे। बाई लिंगबिंग का दिल जैसे किसी बड़े हथौड़े से टूट गया, यहां तक कि उसके होंठ भी सफेद पड़ गए। ये फान, पहले मैं कंफ्यूज थी, अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाई थी। मैं आगे बदलूंगी, हम दोबारा शुरुआत करें प्लीज। इस पल ये फान के दिल में हल्की सी उदासी घुली। अगर पिछले जन्म में बाई लिंगबिंग ने ये बात कही होती तो क्या वो उस भयंकर बुरी लाइफ से बच जाता? पिछले जन्म में बाई लिंगबिंग ने कभी उसे पसंद नहीं किया, अब कह रही है साथ रहना है। क्या यही इंसानी फितरत है? जो हाथ में नहीं आता उसी की चाह ज्यादा होती है। पर अगर सच में ऐसा है तो ये फान को खुद पिछले जन्म पर बहुत तरस आया। इस जन्म में तो वो पीछे बिल्कुल नहीं जाना चाहता। खैर, अब इन बातों से उसे कोई मतलब नहीं। अब जब आगे बढ़ने का डिसाइड कर लिया है तो पुरानी बातों में उलझने की कोई जरूरत नहीं। सोचकर ये फान ने बाई लिंगबिंग से कहा, तू आराम कर, मैं फिर मिलने आऊंगा, कहकर पलटकर जाने लगा। पर बाई लिंगबिंग ने रोक लिया। ये फान, सिर्फ एक स्टोरी की वजह से तू मुझे छोड़ देगा? ये फान थोड़ा झुककर आवाज में हल्की सी संकेत भरी बोला, अगर मैं कहूँ ये कोई स्टोरी नहीं, ये मेरी खुद की पिछली लाइफ है तो? कहकर उसने बाई लिंगबिंग का हाथ धीरे से छुड़ाया। बाई लिंगबिंग ये फान की जाती हुई पीठ देखती रही। दिल में असहनीय दर्द उठा। सब कुछ इतना अच्छे से प्लान किया था, फिर भी आखिर में उसे खो दिया। उसे अफसोस नहीं मानना था, हार भी नहीं माननी थी। जब ये फान पहले इतना उसे पसंद करता था, अचानक कैसे पूरी तरह लेट गो कर सकता है? रही उस स्टोरी की बात, बाई लिंगबिंग को दिल में थोड़ी बेचैनी तो थी, पर वो अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करती थी। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसका घाव जल्दी ठीक करना। ये फान का दिल इतना सॉफ्ट है, अगर वो पूरे दिल से उसकी केयर करे तो वो जरूर उसका माइंड बदल सकती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल से निकलते ही ये फान सीधे स्कूल नहीं गया। उसे एक पब्लिक फोन बूथ मिला। उसने घर वालों को कॉल किया। इस बार कॉल पापा ने उठाया। दोनों काफी देर तक चुप रहे। आखिर ये फान ने ही बात शुरू की, पापा आप और मम्मी कैसे हो? काफी देर बाद पापा की आवाज आई, तेरी मम्मी बीमार पड़ गई है, पर ज्यादा कुछ नहीं, टेंशन मत ले। ये फान को थोड़ी टाइटनेस महसूस हुई। उसे पता था बाई लिंगबिंग ने उन्हें सब बता दिया होगा। पेरेंट्स के लिए इतनी आसानी से एक्सेप्ट करना मुश्किल था, पर उसे समझ नहीं आया वो क्यों अग्री कर गए। फिर भी उसे अपनी बात साफ बतानी थी, पापा सॉरी, हमारे मैटर के बारे में। पर उससे पहले पापा ने बीच में रोक दिया, तुम दोनों का मैटर मैं और तेरी मम्मी अब उसमें कुछ नहीं कहेंगे। आगे चाहे वापस मत आना, कोई बात नहीं, हम अपना ख्याल खुद रख लेंगे। पापा की थकी हुई अनीजी आवाज सुनकर ये फान खुद को रोक नहीं पाया। पूछ बैठा, पापा मम्मी आप लोग क्यों मना नहीं कर रहे? पापा थोड़ी देर चुप रहे, फिर धीरे धीरे मुझे एक सीक्रेट बताया।